नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सब आज बहुत ही खुश होंगे और आज हम पूरी बात हिंदी में करेंगे। इसलिए शायद अगर कहीं बोलने में कोई तकलीफ हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो राजस्थान से हैं और वो पूरी बात अपनी हिंदी में यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम सब उस की सभी बातों को ध्यान से समझेंगे और हम उस बातों को अपने जीवन में कैसे उपयोग लेने वाले हैं, हम अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे लेने वाले हैं। अ, वो राजस्थान से है, इसलिए ज़्यादातर सब कुछ हमारा कन्वर्सेशन हिंदी में होने वाला है। दूसरी बात कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, जिससे आज जिससे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके एक बहुत आगे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक बहुत ही सक्सेस वकील के रूप में आज राजस्थान जयपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। शायद 2-3 साल पहले सूरत में मैं उनको फेसबुक के माध्यम से ही जान पाया हूँ। फिर हमने सूरत में एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने उनको इनवाइट किया था। उनका जोश, जुनून और लड़ने की ताकत और उनका जो जज्बा है वो काबिल तारीफ़ है। इतना ही नहीं, उनकी जो लड़ने की टेक्निक है और जो तरीके हैं वो आज हम उससे सीखने वाले हैं। उनकी जीवन की जो रेखा रही है वो किसी पिक्चर से, किसी मूवी से कम तो है नहीं। इसलिए मैंने खास आज इस लॉकडाउन में हम पूरे भारतवासी अपने समय का सदुपयोग करें और इस व्यक्ति को आप जितना अच्छी तरह का जान पाओ, जितना अच्छी तरह समझ पाओ और आप उससे जितना भी सीख पाओ, उतना हम आज कवर करेंगे। और जिन लोगों को अपने सवाल हो वो हमें पूछ सकते हैं। हाँ, हो सकेगा शायद सभी सवालों के आपके जवाब आज आपको ज़रूर मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप इन बातों को सुनते हो, आप सबको शेयर कीजिए और सब अपने मित्रों को बताइए, अपने पेज पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, अपने ग्रुप्स में, सब जगह डालिए। क्योंकि इस पर्सन को हम एक ही बार मिले हैं और एक ही बार उसका सेमिनार में हम सूरत में लाए थे। तो मैं एक बात तो समझ पाया कि अगर दिल में जुनून हो, जज्बा हो और कुछ करने की अगर आप ताकत रखते हो, तो ये बात पक्की है कि आप जीवन में बहुत आगे जाते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप एक अच्छे वकील बनकर समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं, इन सभी बातों को गोवर्धन सिंह जी ने बहुत ही साकार किया है। मैं इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पिछले शायद 6-7 सालों से इस सोशल वर्क में आरटी एक्टिविस्ट के रूप में, एक जागरूक नागरिकता के रूप से अपने हिसाब से कई काम करता हूँ। लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे कुछ और नई तकनीक, कुछ और नए तरीके मिले। तो आप सब एक बार सर को, हम अभी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैसे, और ऑन टाइम जुड़ चुके हैं। इनका 2 बार फ़ोन आ चुका है, वे हम टाइम से चालू करेंगे। और एक बात ये भी बता दूँ, सर ने अपने पेज पे पोस्ट किया था, तो जो गुजरात में उनको उसके पेज को फॉलो कर रहे हैं, जब हम सूरत में लाए थे तो कई लोग उसके फ़ैन हो गए, उसको फॉलो करते हैं। और मुझे कई जगहों से मैसेज भी आया गुजरात के अंदर अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से कि भाई आप लाइव करो तो हमारा ये क्वेश्चन ले लेना, हमारा ये सवाल ले लेना, और आप इस पेज पे लाइव होने वाले हो। मुझे कई लोगों ने मैसेज किया है कि जब भी आप सूरत आए हमें मिलना, ये सब।
तो इन सब सवालों के जवाब और उनकी जीवन संघर्ष गाथा आज हम सुनने वाले हैं। तो आप सब अपने मित्रों को सभी ग्रुप में, फेसबुक पेज पे सब जगह शेयर कीजिएगा। तो मैं सर को ऐड कर देता हूँ, तो आगे की बात हम सर से ही जानेंगे, ठीक है। हेलो, कुछ तकनीकी वजह से सर निकल गए हैं, लेकिन तब तक हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने ग्रुप्स में, अपने प्रोफाइल पे सब जगह इस सेशन को शेयर किया जाए, क्योंकि हम आज जिसे सुनने वाले हैं वो बहुत ही खास और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन। तो मैं सर को ऐड कर दे रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सर कैसे हैं आप? आपको भी शुभकामनाएं। गुजरात में लोग, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। गुजरात में लोग वैसे भी लेट तक सुनते हैं, लोग लेट तक रुकते हैं, लेट तक जागते हैं। मैं अनुभव कर चुका हूँ सूरत में। कल की बात करूं तो कल एक डॉक्टर साहब को हमने लाइव किया था हेल्थ के लिए, तो रात हाँ, 12:15 हाँ, बजे 170 से ज्यादा लोग हमें लाइव देख रहे थे, और अभी बोल रहे थे ये और चलाओ और चलाओ। मतलब यहाँ पे जितना लेट आप चलोगे उतना बहुत ही रिस्पांस और सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कोई नहीं। ये आप अभी हम कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ, कंप्लीट कनेक्ट हो चुके हैं, आप लाइव पे हो। आपके फेसबुक पर अभी यस चल रहा है ना? यस, आप लाइव पे हो। अच्छा, तो सर जी, आपका थोड़ा छोटा सा पहले परिचय आप दीजिए, बाद में हम आपकी जीवन संघर्ष गाथा सुनेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा छोटा सा परिचय। अभी आप किस तरह वर्क कर रहे हैं राजस्थान, जयपुर में? मैं एक बहुत साधारण परिवार से आता हूँ, और फिर बाद में पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ बिजनेस में आया, तो मैं बिजनेस में राजस्थान पंजाब दोनों स्टेट में टेलीकॉम का कुछ काम कर रहा था। इसी बीच कुछ देशभक्ति करने की जची, हिंद की जय करने की जची, तो 2005 में जब सूचना का अधिकार आया, 2006 से हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसके बाद लगा कि कहीं ना कहीं देश में समस्या दूसरी है, वो है करप्शन। और करप्शन से ही देश में और जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है, और वही एक रास्ता है कुछ देशभक्ति करने का, अन्यथा इस देश में बदलाव नहीं आ सकता, ऐसा मेरा मानना हो गया। 2006 में जब सूचना के अधिकार का उपयोग किया तो हमको लगा कि इसमें एक जेल चला गया, दूसरे के खिलाफ मुकदमा हो गया, तीसरे के खिलाफ प्रॉपर्टी चलेगी, किसी की जमीनें जब्त हो गई। तो हमको लगा कि देश में इतना बड़ा ताकतवर कानून जब हमारे पास है तो हम इसका क्यों नहीं उपयोग करेंगे। ये सोच करके फिर सूचना का अधिकार का उपयोग किया। शुरुआती दौर में सूचना का अधिकार का उपयोग करने वाले लोगों को, कईयों को दमन हुआ देश में, 2010 तक की बात है। बाद में तो सूचना के अधिकार का नाम आते ही इन नेताओं के और अफसरों के पेशाब निकल जाता है। लेकिन सवाल यह था कि 2010 में, 6 से उपयोग करते करते 10 में, वो जो सारे भ्रष्टाचारी है, अफसर है, नेता है, जज है, वो सारे इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर के और एक प्लान करके, एक बड़ी बदमाशी करके हमारे खिलाफ कई फॉल्स एफआईआर फाइल की। उन फॉल्स एफआईआर से हाईकोर्ट के सुपरविजन कारण हमको बिल्कुल फ्री कर दिया, उल्टा पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। फिर लगा कि नहीं, देश में कुछ अच्छा करने के लिए आपको कागज और कलम की ताकत और चाहिए। तो सूचना के अधिकार के साथ साथ फिर हमने कागज और कलम की ताकत जो है कानून वाली पकड़ी। उसके बाद 2010 के बाद मैंने एलएलबी शुरू करी, 2010 के बाद एलएलबी करके वकालत शुरू करी। और मैं चूंकि बीकानेर का रहने वाला हूं, तो फिर मैं वहां से जयपुर आया, और जयपुर में हाईकोर्ट में वकालत शुरू करी। आज एक्टिविस्ट साथियों को, अनेक लोगों को एलएलबी करवाकर, वकील बना करके, और आज हम लोग राजस्थान में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं संतुष्टि है इन सब कामों से, और लगता है कि कुछ अच्छा हम कर पा रहे हैं कागज और कलम की ताकत से। दूसरा, जो एक्टिविस्ट साथी है उसको काले कोर्ट में आने पर जो प्रोटेक्शन मिलता है, कानून का और का जो प्रोटेक्शन मिलता है, वकीलों के संगठन का प्रोटेक्शन मिलता है, वो प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं एक्टिविस्टों के हित में रहता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर आपके पास कागज और कलम की ताकत का सर्वाधिक जो उपयोग है वो हाईकोर्ट के समक्ष पीआईएल के माध्यम से जनता के हित में आप कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो है हम लोग लगातार उसके बाद से कर रहे हैं।
तो आपका जो कहना था संक्षिप्त परिचय जो है वो मैंने आपके सामने रखा है। आज की डेट में मैं हाईकोर्ट जयपुर में वकील के रूप में एक बड़ी टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो जिससे हमारी आजीविका भी चल रही है और साथ में हम एक्टिविज्म भी कर रहे हैं, साथ में हम पीआईएल भी फाइल करते हैं, जनहित में काम करते हैं और बड़े बदमाशों को दंडित करने का जो काम है वो जो पहले हमारी स्पीड थी उससे डबल कर दी हमने स्पीड को, ये सोचकर हम लोग काम कर रहे हैं। ज्यादातर जो लोग आपको फेसबुक पे फॉलो करते हैं शायद उन लोगों को सबको पता है कि वकील से लेके बड़े बड़े एक्टिविस्ट लोगों तक कि पुलिस के सामने मुकदमा हो या पुलिस से अगर कुछ भिड़ंत हो जाए तो मानो उसके जीवन में सुनामी आ जाती है। लेकिन आपके फेसबुक पे अगर कोई एक दिन पूरा आपकी सभी पोस्ट को पढ़ ले तो ये मालूम होता है कि आप शायद वकील इसलिए बने हैं कि आप पुलिस को सबक सिखा सके या फिर इन सरकारी अधिकारियों को सबक सिखा सके और लोगों का काम करने के लिए मजबूर कर सके। मैं इसका जवाब देता हूं आपको। देखिए, जब भी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे तो खड़े होने से कई नेताओं को, अफसरों को, इनको पेट में दर्द शुरू होगा और इनके पेट में दर्द जब शुरू होगा तो ये लोग सबसे पहले आपको सिफारिश कराएंगे, फिर आपको लालच देंगे, फिर आपको धमकियां देंगे और इनके पास जो बेईमानों के पास अंतिम हथियार है ना वो होती है पुलिस। फिर ये पुलिस को खरीद करके और पुलिस का इस्तेमाल करते हुए ऐसे एक्टिविस्ट को या नागरिक को या टैक्स पेयर को या देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाना, फिर उसको दंडित कराना, परेशान करना, ऐसे कुछ काम ये लोग करते हैं। मैंने जो काला कोट पहन करके और पहले तो इस विषय पर पीएचडी की, पुलिस के पास क्या क्या सामान है, तो सामान्यतः पुलिस जो है कानून का दुरुपयोग करते हुए जनता को परेशान करती है या किसी एक्टिविस्ट को दंडित करने का असफल प्रयास करती है। लेकिन अगर आप पुलिस से थोड़ा ज्यादा जानते हो तो पुलिस सरेंडर होते भी देर नहीं लगाती। तो बशर्ते आपको पुलिस से ज्यादा आना चाहिए कुछ ना कुछ। आप अगर ये कानून का दुरुपयोग जानते हैं तो आप कानून का सदुपयोग जानो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो इन बेईमानों की हिम्मत नहीं होगी। इन बेईमानों के लिए गलत शब्द है वो हालांकि नहीं लेना चाहिए। इन बेईमानों की औकात नहीं होगी कि एक देशभक्त को ये छेड़ सके। तो ये सबसे सरलतम माध्यम है कि पुलिस जितना कानून जानती है आप उससे थोड़ा सा ज्यादा जानो, ये कानून का दुरुपयोग करे, आप कानून का सदुपयोग करो। तो कुल मिलाकर पुलिस अपना पर्पज नहीं है, पुलिस को दंडित करना अपना पर्पज नहीं है। हाँ, पुलिस में एक ईमानदार देशभक्त नागरिक का भय होना चाहिए, यह मेरा मानना है। और पुलिस का ऐसे बेईमानों, गुंडों, अपराधियों में जो है भय होना चाहिए। ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा देश इस बात को देख रहा है। हाँ, अगर आपके साथ भी कभी पुलिस ने किसी के साथ ऐसा कुछ किया है तो हमने इसके कई एग्जाम्पल तैयार कर रखे हैं। जैसे मेरा फेसबुक पेज पर आप देखिएगा, रियल केस स्टोरी रिलेटेड पुलिस। अगर कोई इसको देखता है तो पूरे देश में वो फॉर्मूला लागू है और किसी भी बेईमान पुलिसकर्मी को आप सलाखों के पीछे यानी गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हो और सजा करा सकते हो। ये एक फॉर्मूला उसमें है। बताइए विशाल जी, अगला सवाल। अब हम आपकी जीवन की शुरुआत से बात करते हैं कि आपने एक्टिविस्ट कौन से साल से, मतलब एक्टिविटीज में आरटीआई एक्टिविस्ट की शुरुआत आपने कौन से साल से की थी? देखिए, 2005 में सूचना का अधिकार आया था। जब आया तो पूरे देश के सभी अखबारों में एक पेज का ऐड आया था। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने वापस, मुझे लगा नींद में तो नहीं हूं मैं, कहीं मुझे कहीं सपना तो नहीं आ रहा है। तो मैंने दोबारा पढ़ा उसको। मैंने कहा यार सपना तो नहीं आ रहा है, वास्तव में ऐसा कानून लागू हो गया देश में। तो 2005 में आया था लास्ट में और 2006 से हमने शुरू किया। तो लगा कि असली ताकत तो इसमें है, क्योंकि बड़े बड़े जज जो है, बड़े बड़े कलेक्टर है, एसपी है, पुलिस वाले हैं, आरटी ऑफिस वाले हैं, अनेक सरेंडर हो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और जेल जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, भयग्रस्त हो रहे हैं। तो हमको लगा कहीं न कहीं कानून की ताकत जो है इस सूचना के अधिकार में है। फिर जैसे जैसे इसको पढ़ते गए, चूंकि फाइनेंशियली सक्षम थे तो सक्षम होने के कारण से ये लोग हमको खरीद नहीं पाए, इनके सिफारिश असर नहीं करी और हजारों करोड़ के करप्शन जो है अब तक मेरे द्वारा सूचना के अधिकार में खोले गए हैं। फिर हमने ये भी देखा कि बेईमानों के पास जो ताकत है, हमने इनके मुंह में हाथ फेर के देखा तो इनके मुंह में दांत थे ही नहीं। ये केवल गुदगुदी कर सकते थे और उस गुदगुदी से भय पैदा करते हैं लोगों में। जो डर जाए वो ठीक है, जो नहीं डरे उसके पैर पकड़ लेते हैं। ऐसा मेरा मानना इनके बारे में है। तो आप बताइए विशाल जी।
अगर आप आरटी एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर आपने ऐसा क्या कर दिया कि मैंने सुना भी है और आप हम तो मेरे मुझसे के, लेकिन हम सबको बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर कितनी एफआईआर तब थी गवर्नमेंट ने की थी और उन सब से आप कैसे निकले हो, थोड़ा डिटेल में बताना। और उन एफआईआर को, उन सभी गलत फरियादों को आपने कैसे निवारा और आप उन सब से कैसे बचे, क्योंकि यहाँ गुजरात में हर कोई एक एक्टिविस्ट बनना चाहता है और अच्छा एक्टिविस्ट बने ऐसा सबका प्रयास रहता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि इनमें ज्यादातर सबको फंसाया जाता है, ये जाता है। तो मैंने आज आज इसलिए खास आपको इसलिए ही बुलाया है कि आपके ऊपर कितनी एफआईआर हुई है और कैसी कैसी हुई है और आप उन सब से कैसे निकले, थोड़ा डिटेल में। विशाल जी, फरवरी 2010 में मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, बीकानेर, वहां के एसपी को खरीदा गया करोड़ों रुपए में, और उसने ये टेंडर लिया कि साहब मैं गोवर्धन सिंह को या तो एनकाउंटर कर दूंगा या फिर इसको झूठे मुकदमे फंसाकर परेशान कर लूंगा। फरवरी 2010 में उसने पहला मुकदमा दर्ज किया तो मैं हाईकोर्ट से स्टे करा लाया। 2 दिन बाद दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया, उसको मैंने सीआईडीसीबी में ट्रांसफर करा दिया। फिर 2 दिन बाद तीसरा, फिर चौथा। फिर मुझे लगा एक मुकदमे से तो पार पड़ेगी नहीं, तो फिर मैंने हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की और ये कहा कि साहब मेरे द्वारा हजारों करोड़ के जो है करप्शन ऐसे खोले गए, एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिन करप्ट लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई उसमें पुलिस भी शामिल है, और इन सब लोगों ने मिलकर के और मेरे खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए और अब ये लोग इस प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में क्या मिलती है, तारीख मिलती है, तो मुझे भी तारीख मिली। फिर मामला राजस्थान की विधानसभा में उठा और राजस्थान की विधानसभा में कहा कि साहब एक ही महीने में कोई आदमी कैसे गुंडा, बदमाश, इस्टीशीटर, ब्लैकमेलर, डकैत, चोर, पाकिस्तान का एजेंट, नकली नोट छापने वाला ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस विधानसभा में क्वेश्चन जब उठा तो पूरे राजस्थान को पता लगा कि शायद मेरा कोई एनकाउंटर कर देते पुलिस वाले बदमाशी करके। तो मुख्यमंत्री उस समय श्री अशोक गहलोत थे। हालांकि अशोक गहलोत कोई बहुत ईमानदार व्यक्ति हो ऐसा नहीं था। अशोक गहलोत को यह जरूर था कि उसने एसपी का ट्रांसफर करके, और बहुत ही ज्यादा करप्ट व्यक्ति जो बाद में अशोक गहलोत ने जिसको यहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में चेयरमैन बनाया, मुसलमान थे, हबीब खान गोरान नाम था उनका, उनको एसपी बनाया। और उसने कहा कि साहब पहले वाला एसपी पैसे ले गया, जितने करोड़ ले गया, मेरे को तो कुछ मिला नहीं। तो उन करप्ट लोगों ने उसको भी पैसे दिए और पैसे देकर कहा कि साहब आप भी ले लो। तो उसने भी मुकदमे दर्ज किए और कुल मिलाकर 17-18 मुकदमे दर्ज उस दौरान इन्होंने कुल मिलाकर किए। मुकदमे दर्ज करने के बाद इन्होंने हिस्ट्री शीट फाइल खोल दी मेरे खिलाफ, इनाम घोषित कर दिया 2000 रुपए का, उस समय का मैक्सिमम इनाम होता था एसपी का, और राजस्थान के हर पुलिस थाने मेरा फोटो लगा दिया। लेकिन ये भूल गए कि ये जो मुकदमे दर्ज कर रहे थे, ये जो घटनाएं बीकानेर में झूठी बना रहे थे, उस दौरान जो है अपनी एविडेंस कहीं जयपुर में, कभी पाली में, कभी दिल्ली में, कभी यूपी में, और एविडेंस क्रिएट करता रहा कि मैं उस दौरान वहां बीकानेर में था ही नहीं। ये भूल गए जल्दबाजी में गड़बड़ करते हुए। फिर ये सारी एविडेंस जब मैंने हमने हाईकोर्ट को दी, फाइनली हाईकोर्ट ने सितंबर 2010 में न केवल मुझे फ्री किया, मेरे सब साथियों को फ्री किया। मुझे ब्लैंक ऑर्डर मिला कि साहब इसके बाल भी आप बांका नहीं कर सकते, और मुझे सारे मुकदमों से फ्री करते हुए इन सब पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। और फिर उन मुकदमों में हाईकोर्ट ने पीछा किया और 2019 में हाईकोर्ट ने बहुत ज्यादा बातें इन मुकदमों के संबंध में कई ऑर्डर में कही, जिसमें मेरे सिक्योरिटी, मेरे परिवार की सिक्योरिटी, और ये तक कहा कि किसी भी मैनर में इसको हार्म नहीं होना चाहिए, यह सरकार सुनिश्चित करे। कुल मिलाकर के जब आप सच्चे होते हो तो शुरुआत में हो सकता है ये लोग कुछ बेईमानी कर ले, बदमाशी कर ले, लेकिन अंतिम रूप से जीत आपकी होनी है, ऐसा मेरा मानना है। बशर्ते आपको ये जरूर कागज और कलम की ताकत से आना चाहिए कि कोई बेईमानी कर रहा है, कानून का दुरुपयोग कर रहा है, तो आप कानून का सदुपयोग करके कैसे एविडेंस क्रिएट करेंगे आपकी सच्चाई की, यह जरूरी है। क्योंकि कानून जो है अंधा है, उसको तो एविडेंस चाहिए, फाइल पर चीजें चाहिए। तो हमने उस दौरान ऐसी एविडेंस क्रिएट करी। जैसे उदाहरण से समझाता हूं आपको मैं। 9 फरवरी 2010 को एक मुकदमा मेरे खिलाफ हुआ कि मैं आया, मैंने मारा, कूटा, ये किया, धमकी दी और एक्सटॉर्शन किया, ऐसे सब किया। तो मैंने एक चार्ट बनाकर कहा 9 फरवरी को मैं बीकानेर में था ही नहीं, मैं जोधपुर में था, फिर जोधपुर के बाद जयपुर था, ऐसे चार्ट बना के दिया। तो पुलिस वाले जो है उन्होंने बैक डेट में एफआईआर में करेक्शन कर लिया, लेकिन कोर्ट में जो एफआईआर कॉपी की उसमें 9 तारीख रह गई। इस तरह पुलिस वाले फंस गए। इसी तरह से 13 तारीख को उन्होंने कुछ एक अपराध बनाया, लेकिन 13 तारीख को मैं जयपुर में एक ट्रैफिक चौराहे पर चालान कटवा रहा था, मैं, मेरे सिग्नेचर थे उस चालान पर, इसलिए मेरी एविडेंस ये थी कि 13 तारीख को मैं बीकानेर में नहीं था।
इस तरह से कई सारे काम थे जो इनको कागज और कलम की ताकत से हमने इनको न केवल मात दी, इन सबको बाद में बहुत गिरफ्तारियां झेलनी पड़ी। वो जो एसपी था हबीब खान गौरान, जो राजस्थान का बहुत बड़ा आदमी था, मुख्यमंत्री बनने के सपने देखता था, आज वो कौन सी गुफा में है किसी को पता नहीं आज, क्योंकि वो कांस्टेबल बनने में लायक नहीं रहा। वो उसने भी फरारी काटी, उसके खिलाफ भी इनाम घोषित हुआ, वह नकल के मामलों में जेल रहा, उसकी फर्जी डिग्रियों के मामले में मुकदमे दर्ज हुए, एंटी करप्शन मुकदमे दर्ज हुए, पुलिस में मुकदमे दर्ज हुए। तो राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का चेयरमैन हबीब खान गौरान, जो मेरे जिले का एसपी था, मेरे मुकदमों में या मेरी वजह से बहुत परेशान रहा। आज वो दुनिया के कौन से कोने में है शायद कोई नहीं जानता। विशाल जी। यस, वही उसीलिए आज और आपकी सभी एफआईआर में एक ये थी कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर में नोट छापने का आप पर आरोप था। और आपने ज्यादातर दिल्ली में थोड़ा 2-3 महीना आपने टाइम स्पेंड किया, जब ये आपके ऊपर एक साथ इन लोगों ने एफआईआर्स की मार लगा दी। तो ये बहुत सही है, आपकी लड़ाई बहुत अच्छी है। और आप सबको ये बता दूं कि अभी शायद मैं सही हूँ ही नहीं, सर करेंगे, कि भारत का सबसे चर्चित एनकाउंटर केस आनंदपाल सिंह, शायद सर आप उसका डिफेंस कर रहे हो। हाँ, मैं आनंदपाल के परिवार का वकील था, जिसमें उसका पोस्टमार्टम जो हुआ, जो देश भर में बहुत चर्चित हुआ आनंदपाल एनकाउंटर, उनके घर वालों का आरोप था कि ये फेक एनकाउंटर हुआ है और सरकार उसको मरवाना चाहती थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा ने गृह मंत्री को रात को 12 बजे बधाई दी, मतलब गृह मंत्री को पता भी नहीं कि एनकाउंटर हो गया। तो बहुत बड़े पॉलिटिकल लेवल पर वो एनकाउंटर हुआ था, जिसका पोस्टमार्टम गलत जगह पर कराया गया था। तो मेरे द्वारा कोर्ट में लड़ाई लड़ करके और पोस्टमार्टम वापस दोबारा कराया गया, जिसमें अंतर आ गया, कई सारे बुलेट उसके और एक्स्ट्रा मिले। उसके बाद जो है हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की पिटीशन लगी और बाद में अंतिम रूप से वो सीबीआई जांच के लिए मामला गया और अभी ये सीबीआई जांच में मामला लंबित है। सवाल यह है कि चूंकि पुलिस जो है बदमाशी करती है, कानून की ताकत, कलम की ताकत का दुरुपयोग करती है, तो आज उसके बाद राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा बड़ा मामला होगा, चाहे वो आनंदपाल एनकाउंटर संबंधित हो, चाहे वो एक बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस हो, जो सलमान खान जैसा एक मामला था हमारे यहाँ पर एमएलए के बेटे का, उसकी भी मैंने पैरवी की, जिसमें भी बहुत एग्जाम्पल स्थापित हुआ। और कई आईएएस आईपीएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से संबंधित मामला हो, गलत अनुसंधान करने से संबंधित मामला हो, पीआईएल फाइल करके और एसीबी को ठीक रास्ते पर लाने का मामला हो, अंतिम रूप से लोगों को जगाने का मामला हो, लोगों में जागरूकता पैदा कर उनसे देशभक्ति कराने का मामला हो, तो राजस्थान में मैं संतुष्ट हूं कि मैं मेरे जीवन में ठीक ठाक सा कर पा रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है विशाल जी। यस, आपका वो टोल नाका वाला एग्जाम्पल सबको बताया जाए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और शुरू से अंत तक आपने कैसे क्या और आप किस किस से मिले, डीएम से आपने क्या बात की, वो सब बताएगा डिटेल में। मजेदार किस्सा है। मैं और मेरे एक वकील साथी है, हम दोनों जो है जयपुर से एक रोड जाता है, नेशनल हाईवे है, बीकानेर जाता है, उस रोड पर हम लोग जा रहे थे। इतने में रोड से पहले टोल लगा हुआ था, रोड पर टोल से पहले हम बाईं ओर मुड़ने लगे तो वहां भी उन्होंने टोल टैक्स ठेकेदारों ने नाका लगा लिया और अवैध वसूली कर रहे थे। तो हमने कहा साहब ये अवैध वसूली है, हम तो देंगे नहीं। तो वहां टोल के लोग कैसे होते हैं सब जानते हैं, सब बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, राजनीतिक अप्रोच वाले लोग होते हैं, पुलिस भी मिली होती है, सब चीजें होती है। लेकिन फाइनली हमने जब कहा कि साहब ऐसा नहीं करेंगे, तो वो टोल वालों ने हमारे साथ थोड़ी बदसलूकी करने की कोशिश की। तो हमने कहा भाई हम वकील हैं और आपको गलत टोल देंगे नहीं, देंगे तो आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, मुकदमा भी कराएंगे। तो टोल के मालिक बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा कि साहब आप तो पैसे दे दो चुपचाप और बाद में मुकदमा करा देना। कोई नहीं, तो हमने उस अवैध नाके पर आने और जाने का टोल टैक्स कटवाया और फिर वापस हमने थाने, पुलिस थाने जाने के लिए टोल टैक्स पार करने के लिए डबल टोल टैक्स कटा हमारा। तो 55 रुपया वहां पर एक तरफ जाने का था, आने जाने का 80 रुपया था। तो पहले तो अवैध टोल नाके पर 80 रुपया कटवाया, 3 मिनट बाद फिर हमने अवैध टोल नाके पर 80 रुपया कटवाया। फिर हम जब वापस आने लगे थाने से तो एक उन्होंने 55 रुपया और काट लिया। हमने इस पूरे घटना की एक एफआईआर दर्ज करवाई, फिर हम तुरंत हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की और हाईकोर्ट में पीछा कर आकर के नेक्स्ट डे उसका टोल जो अवैध चल रहा था उसको जेडीए नगर निगम जो यहाँ का होता है, पुलिस ऑफिसर जाकर उन्होंने अवैध जो टोल नाका था हटा दिया।
इसके अलावा एक ट्रक भर करके पुलिस का गया और उस टोल टैक्स पर जितने भी लोग मिले उन सबको पुलिस अरेस्ट करके ले गई और वो मुकदमा आज तक चल रहा है। और वो मालिक जो अंबानी का टोल था, वो गुजरात के अंबानी का, सॉरी, है ना, और वो गुजरात के अंबानी का टोल और उसके मालिक और उसके जुड़े हुए बहुत सारे लोग परेशान रहे और आज भी वो परेशानी भुगत रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कोई भी जागरूक व्यक्ति जिसको कागज और कलम की ताकत पता है वो ऐसा कर सकता है। फाइनली लोगों को लगता है कि अंधेरगर्दी है, तब वहां पर अपराध या भ्रष्टाचार या गलत काम होता है। जहां पर अंधेरगर्दी नहीं होती है वहां पर ये सब चीजें नहीं हो पाती है, ऐसा मेरा मानना हमारे एक साथी का सवाल है आपके लिए। है। हाँ हाँ हाँ। आपके ऊपर कौन कौन से मुकदमे लगाए गए थे और उनकी मतलब कौन कौन से तरीके के मुकदमे आपके ऊपर लगाए गए, ये जानने के लिए लोग। देखिए, कोई भी एक्टिविस्ट थोड़ी ईमानदारी से कुछ काम करता है और बेईमान जब उसको खरीद नहीं पाता है तो पहले सिफारिश करते हैं, फिर उसको खरीदने की कोशिश करते हैं और वो सारे प्रयास जब उनके विफल होते हैं तब जाकर के वो एक्सटॉर्शन का आरोप लगाते हैं। जब इन्होंने एक्सटॉर्शन के मेरे खिलाफ आरोप लगाए तो मैंने हाईकोर्ट में मेरे इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस सर्टिफिकेट वगैरह पेश किए। माय एनुअल इनकम वाज अबव 1 करोड़ आफ्टर डिडक्शन टीडीएस, यानी सालाना जिसकी 1 करोड़ रुपए इनकम हो उसको इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए मांगे, 20,000 रुपए चाकू दिखा के मैं लूट ले गया। ये लूट का मुकदमा, डकैती, नकली नोट छापने का मामला ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से, और धोखाधड़ी का, इस तरह से इन्होंने मतलब कोई सेक्शन उस समय आईपीसी का छोड़ा नहीं था जो ये अप्लाई कर सकते हो नहीं कर पाए हो। और वो इनकी सब जो है मिट्टी पलीत हो गई इनकी, वो सारे मुकदमे A to Z, यानी मैं आपको दोबारा कह रहा हूं फेसबुक पर इन्होंने जितने भी मुकदमे दर्ज कराए वो सारे के सारे मुकदमे झूठे पाए गए और झूठे पाकर आज झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। और सब लोग जिसमें चाहे आईपीएस हो, आरपीएस हो, इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, वो आज सारे के सारे लोग रो रहे हैं कि साहब हमने किसी एक्टिविस्ट को छेड़ करके जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। एक हमारे और साथी का सवाल है, वैसे ये सवाल मुझे भी है और कई लोगों को है शायद, कि अगर आपको गुजरात सूचना आयोग में 1 साल का समय लेती है और जल्द से जल्द सुनवाई कैसे हो, ऐसा कोई प्रावधान। उसमें 2 चीज़ है सर, कि कहीं भी ये लोग ना तो भर्ती करते हैं, एक ही कमिश्नर होता है जो उसके नीचे है उनकी ना तो भर्ती करते हैं, कई लंबी टाइम तक उसकी पोस्टें खाली रहती है, तो वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, मतलब सुनवाइयों की, फिर होता ही नहीं कुछ। तो इसके लिए क्या प्रावधान और कुछ हम कर सकते हैं क्या? हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पेश हुई थी, हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में भी पेश हुई थी, जिसके बाद ये कहा गया कि सारे जो ये पद हैं भरे जाएं। तो गुजरात में ये पद नहीं भरे गए होंगे, हमारे राजस्थान में तो बीच में 5 हो गए थे, अभी शायद 1 रिटायर हुए हैं। और सवाल यह है कि मान लो पद भर भी देंगे तो आपके वहां पर सूचना आयुक्त कौन बनेगा? जो आपके मुख्यमंत्री का कृपा पात्र व्यक्ति होगा, जिसने अपने पूरे जीवन काल में मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री की चंपी की होगी। और ऐसा चंपी करने वाला व्यक्ति जब सूचना आयुक्त बनता है तो आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे? सवाल यह है कि सूचना आयोग, गुजरात सूचना आयोग के मैंने कुछ फैसले देखे हैं, इतने थर्ड क्लास फैसले देश में शायद कहीं नहीं मिलेंगे जितने गुजरात में मिलेंगे। सवाल यह है कि कमोबेश पूरे देश में हालात ऐसे ही है। आप गुजरात की बात छोड़ दीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए। शैलेश गांधी देश का एकमात्र ऐसा उदाहरण था कि वो गलती से बन गए सूचना आयुक्त थे। उसके अलावा आज देश में कोई इक्का दुक्का कोई और उदाहरण अपवाद को छोड़ दें तो पूरे देश में केंद्रीय सूचना आयोग से लेकर पूरे देश के सभी राज्य सूचना आयोग में हालात एक जैसे ही। सवाल यह है कि आप जागरूक कैसे हो। हमारे यहां पर एक चीफ सेक्रेटरी थे पहले, बाद में वो सूचना आयुक्त हुए, बाद में मुख्य सूचना आयुक्त हुए। उनकी वो बेईमानी करते थे, सब जानते हैं कि सूचना आयुक्त बेईमानी करते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक मामले में हमको पता था ये बेईमान व्यक्ति है, कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। और राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी था, चीफ सेक्रेटरी बहुत सबसे बड़ा आदमी होता है, वो अफसरों को बचाने के लिए सूचना के अधिकार का जो उपयोग करते थे उनका नुकसान करता था, गलत फैसले करता था। तो हमने एक उसकी गड़बड़ी पकड़ी और गड़बड़ी पकड़ करके उसने एक मामले में जो मेरे पक्ष में फैसला था और उसको बदल करके और दूसरा फैसला उसने कर दिया उल्टा।
हमने होशियारी से सूचना के अधिकार में असली और नकली दोनों फैसले आरटीआई में ले लिए, और असली और नकली जैसे ही फैसले हमारे हाथ में आए तो फिर हमने उसको एसीबी में कोर्ट में लगाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। और वो जब तक रहा वो सभी एक्टिविस्टों को नमस्कार करता था और हाथ जोड़ता था वो, और बड़ा बेआबरू होकर के वहां सूचना आयोग से गया, बहुत रोते रोते गया था वो चीफ सेक्रेटरी, नाम था टी श्रीनिवासन। ये खबर जो है इंडिया टुडे, आउटलुक और देश के शायद सभी समाचार पत्रों में छपी थी, और आप कभी देखना चाहें मेरे फेसबुक पेज पर पीछे मिल भी जाएगी। सवाल यह है, सूचना आयुक्तों के भरोसे नहीं चलेगा मामला। आपको अभी जो सूचना हम मांगते हैं, फिर हम फर्स्ट अपील अफसर को करते हैं, फिर सेकंड अपील हम सूचना आयोग में करते हैं। हमने मेरे एक साथी है एडवोकेट रज्जाक हैदर, जोधपुर हाईकोर्ट मेरे ही साथी है, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। हमने एक तृतीय अपील का फॉर्मूला और ले लिया कि सूचना आयोग बदमाशी करे तो आप हाईकोर्ट चलो थर्ड अपील में, तो उसमें कम से कम कॉस्ट लोगों के लगे और लोग उसमें न्याय प्राप्त कर सके। इसकी कोशिश में हमने हाईकोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए अपील में चले गए, तो लागत मूल्य पर किसी व्यक्ति को अपील में सुनवाई हो जाए, इसकी फॉर्मूला जोधपुर हाईकोर्ट और जयपुर हाईकोर्ट में हम लोगों ने लगाया है, और वो बड़ा सफल भी रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट से सूचना आयोग को भी भय लगता है, पुलिस को भी भय लगता है और बेईमानों को भी भय लगता है। तो ये एक फॉर्मूला आप गुजरात में भी अपना सकते हैं, बशर्ते आपके साथियों में ऐसे कुछ ईमानदार वकील, जागरूक वकील जो है जोड़े, जिनके मन में हिंद की जय करने की थोड़ी सी भावना हो। विशाल जी, या कुछ बहुत सारे सवाल आ चुके हैं और हम एक एक सवाल सबका लेंगे। किसी दो लोगों का ऐसे सवाल है सेम जैसे कि आपको तकलीफ बहुत झेलनी पड़ेगी जब इतनी आपको झेलनी होगी पड़ी होगी जब इतनी सारी एफआईआर हो रही, और उसी के रिलेटेड दूसरा सवाल है हमारे एक साथी का कि आपको उस वक्त आपके परिवार ने कभी बोला नहीं था कि ये लड़ाई छोड़ दो और अपना काम करो चुपचाप, क्योंकि हमें तो घर पे बोलते हैं, ऐसा हमारे एक साथी का कहना है। देखिए विशाल जी, और आप गुजरात के जितने साथी देख रहे हैं, राजस्थान के मेरे बहुत सारे साथी देख रहे हैं, बहुत सारे वकील मुझे देख रहे हैं, अभी ये जो जमाना था ना जो एक्टिविस्टों को परेशान करने का, वो जमाना 2005, 6, 7, 8 तक चला। कुछ एनकाउंटर भी हुए फेक, कुछ हत्याएं भी हुई, लेकिन आप राजस्थान में किसी से पूछेंगे ना आज की डेट में, तो आप गुजरात में भी हालात बदल गए हैं कि यहां पर किसी एक्टिविस्ट को झूठा फंसाने की बात कोई करो ना, तो पुलिस के लोग और जो अफसर है ना वो भाग खड़े होते हैं, बोले नहीं नहीं यार इससे इनसे नहीं लड़ेंगे भाई, इनसे लड़ेंगे तो बाद में ये पीछे नहीं छोड़ेंगे, इनको लड़के क्या कर लेंगे। आप ये सोचो कि विशाल जी और मेरे खिलाफ अगर कोई झूठा मुकदमा कर भी देवे, क्या कर लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन जेल में रख लेंगे, बाद में कहां जाएंगे? ये क्या गुजरात के सारे बेईमान अफसर, बेईमान पुलिस के लोग क्या भारत की सीमा छोड़ देंगे? और क्या गुजरात की सीमा पाकिस्तान से खुली पड़ी तो तुरंत पाकिस्तान में घुस जाएंगे? कहां घुसेंगे ये लोग? ये कहीं नहीं जाएंगे। ये जमाना था 2010 से पहले तक का। आज इन सब बेईमानों के पेशाब निकल जाता है किसी एक्टिविस्ट की बात करो तो। तो वो जो दृश्य था, आपके साथियों को कहना चाहता हूं, आप इनके मुंह में हाथ फेर के देखना, इनके दांत नहीं है, ये गुदगुदी करते हैं और ये डर दिखाते हैं हम काट लेंगे। इनको एक बार हाथ मुंह में मुक्का दो खींच करके मुंह में, और फिर बोले काट के दिखा, तो ये भाग जाएंगे खुद ही मैदान छोड़ करके। तो एक संगठित शक्ति जिसको आप कुछ भी रूप दे सकते हैं, आपके संगठन का नाम हो सकता है, लीगल माइंड्स हो सकते हैं, जागरूक व्यक्ति हो सकते हैं, या कुछ भी देशभक्ति करने वाले लोगों का नाम हो सकता है। अगर ये संगठित शक्ति कहीं पर भी है तो ये बेईमान आपका मुकाबला कतई नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो निश्चित रूप से इनको आने वाले समय में दंडित होना पड़ेगा। विशाल जी, अब तक आपने कितने आईपीएस और को सस्पेंड करवाया है आपकी वकालत के दरमियान? और देखिए, आईपीएस की बात करें तो इसकी तो गिनती हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत बड़े बड़े प्रयोग जो बता देता हूं आपको। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय के साथ मंच साझा करने वाले एक जो मोहन भागवत जो है आरएसएस के, उनके साथ ही मंच साझा करने वाले, देश में बड़ा सम्मान से लिए जाने वाले नाम यूपी के डीजीपी थे प्रकाश सिंह, उनके सुपुत्र थे यहां पर एडीजी। यहां से बड़े ही बेआबरू होकर निकले। बीजेपी सरकार में वो बड़े पावरफुल थे, और पीके सिंह नाम था उनका, पंकज कुमार सिंह, और बहुत ताकतवर व्यक्ति ऐसे माने जाते थे। बीजेपी की सरकार थी और उनका बड़ा दबदबा था, और अंतिम जो है उनके खिलाफ एक एफआईआर जो है हाईकोर्ट के ऑर्डर से हमने दर्ज कराई,
और उस हाईकोर्ट की एफआईआर के संबंध में आपको बता देता हूं उस एफआईआर पे कि आने वाले समय में वो पंकज कुमार सिंह अगर कहीं सजा के रूप में जेल में मिलेंगे तो उसी एफआईआर में मिलेंगे। उनके साथ 3 आईपीएस अफसर और इन्वॉल्व है। दूसरा, आनंदपाल मामले में अभी सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई में चूंकि बीजेपी सरकार ने उसका एनकाउंटर करवाया था राजस्थान में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सीबीआई इनका तोता है, लेकिन जब ये फाइल कोर्ट में आएगी तो आने वाले समय में आनंदपाल मामले में कई सारे पुलिस अफसर जो है वो आपको जेल में मिलेंगे। एक मामला मैंने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस की बात करी थी आपसे, जिसमें मैं इन्वॉल्व था, एक एमएलए का बेटा था और उसमें 3 आईपीएस अफसर, 2 आरपीएस अफसर, 2 इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, इनके खिलाफ कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था, इनकी गिरफ्तारी हुई, इनकी बेल हुई और वो ट्रायल अभी तक भुगत रहे हैं। उनको सेशन कोर्ट से रिलीफ मिली, हाईकोर्ट चल रहा है। इस मामले में भी इनकी सबकी सांस फूली भी आने वाले टाइम में जाएंगे। चौथा उदाहरण मैंने एक हबीब खान गौरान का बताया, जो बीकानेर का एसपी था, आईपीएस अफसर था, जो बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना और वो आज कौन सी गुफा में है, बेचारा फरारी भी काट गया, इनाम भी घोषित हो गया, वहां से चेयरमैन पद से भी हट गया, एसपी से भी हट गया और उसके बहुत बुरे दौर से वो गुजर रहा है। एक यहाँ आईजी था जो उस समय बीकानेर में एसपी था पहले, अभी उसका नाम था राघवेंद्र सुहासा, साउथ इंडियन था, कर्नाटक का। वो जोधपुर में आईजी के पद पर लगा था, मेरी एप्लीकेशन पर वो हटा और बड़ी मुश्किल से भाग करके कर्नाटक बेंगलोर में कहीं पोस्टिंग ली है उसने और उसके खिलाफ एक एफआईआर चल रही है जिसमें कोर्ट ने एक आईपीएस अफसर को इन्वेस्टिगेशन अफसर बनाया है और कोर्ट भी उसका सुपरविजन कर रहा है। आने वाले टाइम में वो भी जेल में मिलेगा। तो ये अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आईपीएस अफसरों को दंडित करने से देश में बदलाव नहीं आएगा। इनको तो केवल इतना दंडित करना है कि देख भाई, हमारे एक्टिविस्टों के रास्ते में तुम अगर आओगे और तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तुमको दंडित होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो नेता है हमारे देश के, जो अफसर हैं जिनके साथ मिलकर करप्शन कर रहे हैं, दंडित उनको करने की आवश्यकता है, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो से कराएं, चाहे सीबीआई से कराएं, चाहे लोकायुक्त से कराएं, हाई कोर्ट से कराएं, जेल भेजे, कुछ भी करें, क्योंकि असली करप्शन, देश का नुकसान, टैक्स पेयर का नुकसान ये लोग मिलकर कर रहे हैं। पुलिस तो इनके हाथ की कठपुतली है, ये इनके इशारों पर काम करने वाले लोग हैं जो किसी सज्जन को दंडित करने में इनकी भूमिका निभाते हैं। लेकिन पुलिस में कुछ अच्छे लोग भी हैं। अगर अच्छे लोग नहीं होते तो इतने पुलिस वाले जो हमने जेल भिजवाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उनमें पुलिस की भूमिका थी और आगे भी रहेगी। तो पुलिस के 2 वर्ग है, जिनमें एक वर्ग अच्छे लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं, एक वर्ग वो है जो पैसे के लिए धंधा करता है, एनकाउंटर करता है, माफिया चलाता है, जुए सट्टे चलाता है, मंथली लेता है, सब काम करते हैं। लेकिन जो अच्छे वर्ग है पुलिस का, हमको उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको समाज में प्रतिष्ठा दिलानी चाहिए और बेईमान को हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। विशाल जी, हमारे एक और साथी का सवाल है और उसके बाद बहुत ही अहम सवाल आने वाला है कि अगर किसी बार पुलिस ने गलत कंप्लेंट कर दी तो अगर वो कोर्ट में सेशन में मतलब ट्रायल चल रहा है तो क्या हम सेशन में ट्रायल चलते हुए भी हम हाई कोर्ट जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो उतनी सुनवाई हो नहीं रही, क्योंकि सामने वाला कभी हाजिर नहीं रहता, बहुत बार तारीखें मिलते, तो इसका क्या उपाय हो सकता है जल्दी से? मैं मेरे एक उदाहरण से बताता हूं आपको। 2012 में पुलिस वालों ने मेरे खिलाफ एक मामला झूठा बना करके और कोर्ट में पेश किया था 2012 में। फिर उसमें ट्रायल शुरू हो गया, उसमें गवाह होने शुरू हो गए हाई कोर्ट में, सॉरी लोअर कोर्ट में, और हमने उसकी रिवीजन फाइल कर रखी थी 2019 में, यानी 7 साल बाद कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा था, चलते ट्रायल को कोर्ट ने माना कि भाई ये गलत मुकदमा था, इसे गलत ट्रायल चल रहा है, इसलिए पूरी फाइल को उठाकर कोर्ट ने वापस पुलिस को दी और कहा इसमें दोबारा इन्वेस्टिगेशन करिए। और जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए गया तो वो मामला ये प्रूव पाया गया कि वो मुकदमा झूठा था और वो मुकदमा खत्म हुआ। यानी यह कहीं पर भी रोक नहीं है। अगर आप हाई कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हो कि ये मुकदमा झूठा है तो आप किसी भी वक्त, चाहे वो ट्रायल चल रहा है, चाहे ट्रायल से पहले है, चाहे कॉग्निजेंस हो गया है, चाहे चार्ज लग गया है, आप किसी भी स्टेज पर जाकर अपनी बात को कोर्ट में कह सकते हो। कानून जो है आपको इजाजत देता है, बशर्ते आपके पास ये साक्ष्य हो। आप अपनी बात मजबूती से साक्ष्य के साथ जब कहेंगे तो कोई भी कोर्ट आपको सुनने के लिए बाध्य रहेगा। विशाल जी, अब अहम सवाल है अभी हाल ही में आपके ऊपर एट्रोसिटी के तहत गलत एफआईआर की गई है और उसका पूरा घटना मैंने तो आपके फेसबुक पर पूरा पढ़ा है कि उन तीनों अफसरों को आप नाम के साथ, फोटो के साथ लिखते हो। वैसे कई जगह इतनी लोगों की हिम्मत नहीं होती कि भाई
आईपीएस अफसर के फोटो के साथ आप पोस्ट डालो फेसबुक पे, वरना तो यहाँ तो भूकंप आ जाएगा। तो उस एट्रोसिटी के दुरुपयोग के बारे में आप क्या सुप्रीम कोर्ट में इन फ्यूचर कोई पीआईएल डालने की तैयारी में हो, या ये हमारे साथी और यहाँ के आप पाटीदार आंदोलन में आपने सुना होगा नाम, और पूरे सूरत का जिसने मतलब लीडरशिप किया था वो खुद एक वकील है अभी हार्दिक पटेल। हाँ, और सूरत में जिसने किया था अल्पेश कथीरिया, वो खुद एक एडवोकेट है। वो पूछ रहे हैं कि आप फ्यूचर में कोई इसके तहत एट्रोसिटी के दुरुपयोग के बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालने वाले हो? इस संबंध में बता देता हूं आपको, SC/ST कानून जो है इसके मैं कतई खिलाफ नहीं हूं। SC/ST कानून देश की परिस्थितियों के अनुसार कहीं ना कहीं सही था, लेकिन इसका जो दुरुपयोग है उस पर विचार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने विचार करके इस पर डिसीजन दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया था कि यह दुरुपयोग हो रहा है, घोर दुरुपयोग हो रहा है पूरे देश भर में। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे प्रावधान किए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी जज जो है मनुष्य होते हैं, वो प्रभावित होते हैं, उनके अंदर भी गलतियां हैं, कमियां हैं, विकार है। जो एक आप में मेरे में कमी है वो सब जजों में भी है, जो मनुष्य में कमी है वो सब उनमें है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया और ये कहा कि नहीं, पहले वाला फैसला गलत था। इसके अलावा आपके गुजरात के एक बहुत ही महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी ने संसद में SC/ST एक्ट में संशोधन करते हुए और ज्यादा कड़ा उसको कर दिया है। तो अब गुजरात के महामानव को तो अपन चैलेंज कर नहीं सकते। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट और आपके गुजरात के महामानव, इन दोनों ने मिलकर के और SC/ST के दुरुपयोग का रास्ता क्लियर कर दिया है। मतलब आपको मैं इतना ही बताता हूं, आपको SC/ST एक्ट का दुरुपयोग जब ये करेंगे, तो मैंने कहा है जैसे मेरे वाले में किया। अब आप ये बताइए, क्या SC/ST एक्ट की मंशा ये थी कि IPS जो है उसका दुरुपयोग करे? ठीक है, कोई गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, जिसके साथ वास्तव में एट्रोसिटी हो रही है, वो उपयोग करे, ठीक है। एक IPS अफसर मेरे खिलाफ यह FIR कराता है, आप सुनिए, आपको आश्चर्य होगा, और ये देश की पहली FIR है, मैं दावा करता हूं ऐसी कोई FIR आज तक नहीं हुई। वो ये कहता है कि गोवर्धन सिंह ने मुझे, जिसका नाम कविंद्र सिंह सागर है, और एक RPS महिला संध्या यादव, इनको SC का जानते हुए, यानी अनुसूचित जाति वर्ग का जानते हुए, और हम दोनों के खिलाफ एक झूठी शिकायत पुलिस थाने में दी। अब बताइए, क्या कोई जनरल का व्यक्ति SC के व्यक्ति के खिलाफ अगर FIR या शिकायत पुलिस थाने में नहीं दे सकता, तो फिर देश का कानून तो सब तहस नहस हो गया। यह देश की पहली FIR है, पहली FIR। हालांकि हाईकोर्ट ने इसको रोक लगा दी, वो अलग बात है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, एक IPS अफसर इस कानून का कितना भयंकर दुरुपयोग करता है। और वो कितने साल का है? मात्र 29 साल का है IPS अफसर, और ये पहली SP की पोस्टिंग है उसकी। मतलब उस SP यानी IPS अफसर के मन में कितना जहर भरा हुआ है, आप अंदाजा लगाइए। और अगर इसको मैंने यही नहीं रोक पाया, या इस IPS अफसर को जेल नहीं भेज पाया, तो ये अनगिनत लोगों को इस SC/ST कानून का दुरुपयोग कर, इसमें फंसाकर हजारों लोगों को अपने जीवन काल में जेल में डालेगा। ये हजारों लोगों को, ये हो सकता है आने वाले टाइम में DGP बन जाए और पूरे राजस्थान को बर्बाद करेगा, जहां जहां इसकी पदस्थापन रहेगा बर्बाद करेगा। तो फाइनली इसका मुकदमा तो हुआ खत्म। अब इस IPS के खिलाफ 3 मुकदमे आ गए, और तीनों मुकदमे जो है, आप जानते हैं मेरे मुकदमे कैसे होते हैं, सब में एविडेंस होती है, सब चीजें डॉक्यूमेंट के साथ होती है। और 3 मुकदमे तो IPS के खिलाफ हो गए, और वो RPS महिला थी ना, जो ज्यादा बकवास कर रही थी, 5 मुकदमे उसके खिलाफ है। और इन सभी मुकदमों में इन RPS और IPS अफसरों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये तो है एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, इन दोनों महामानवों को, यानी IPS और RPS को कानून नहीं आता, और कानून नहीं आने के कारण से इन्होंने जीवन में अनगिनत गलतियां फाइलों में कर रखी है। जिन फाइलों में गलतियां कर रखी है, उन फाइलों की कॉपियां पीड़ित जो है मेरे पास पहुंचा रहे हैं व्हाट्सएप से और अनेक तरीकों से। उन सभी फाइलों में इन दोनों को जेल जाना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटा आदमी है,
इससे बड़े बड़े लोग जो है हमारे जब चपेट में आए और दस्तावेजी साक्ष्य से हमने उनको दंडित किया, सांस निकल गया इन सबका, ये तो बहुत छोटा आदमी है। और मेरा ये कहना है कि भाई तेरे में दम हो तो 2-4 काम और कर लेना गलत काम, क्यों बाद में मैं मौका नहीं दूंगा साहब, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा। मेरा ये कहना है कि जिस आईपीएस अफसर के मन में इतना जहर हो, उस आईपीएस अफसर को नौकरी में नहीं, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना आपका और मेरा नहीं, पूरे देश का कर्तव्य है। सही बात है। और यह कर्तव्य राजस्थान के जागरूक नागरिक निभाएंगे। एक 23 साल के मेरे साथी ने, जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है, उसने चैलेंज किया फेसबुक पर, ये कहा है कि 2020 के अंदर अंदर इस आईपीएस और आरपीएस दोनों अफसरों को गिरफ्तार करा दूंगा। 23 साल के लड़के ने, क्या बात, वो वकील है। तो कुल मिलाकर के ये एक अनजाना भय है जनता में, और उस भय के कारण से ये नहीं कर पा रहे। बाकी वो भय जो है अनजाना है, झूठा है, ऐसा कुछ भय नहीं है। इनके मुंह में मुक्का डाल करके अगर आप चेक करोगे, दांत नहीं इनके पास, ये गुदगुदी कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई सामान है नहीं। विशाल जी, हमारा एक साथी का सवाल है कि आपका कभी हाई कोर्ट में केस चल रहा हो तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ, फिर आपके लगा कि जज ये करप्ट हो चुका है? शायद आनंदपाल सिंह में हुआ था, मैंने पढ़ा था। तो देखिए, मैंने पहले बताया जज भगवान नहीं है। हाँ। और मैंने मेरे जीवन काल में किसी जज को आज नहीं बोला। माई लॉर्ड नहीं बोलने के पीछे मेरे एक मन में मंशा थी कि ये लोग भगवान नहीं है, इंसान है। इंसान होने के कारण से जो आप में, मुझ में, अन्य जिलों में, जनता में, अफसर में जो कमियां हैं, वो सारी कमियां इन जजों में भी मौजूद है। आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में सुना होगा, एक महिला ने आरोप लगाया कि उसने उस लड़की के साथ बड़ा बदतमीजी करी। तो क्या चीफ जस्टिस बनने से वो महान थोड़ी हो जाता है? उसके अंदर कमियां तो है ही है। फिर भी न्यायपालिका में अभी तक भी आस बची हुई है, यानी देश की जनता अभी तक न्यायपालिका की ओर ताक रही है। हो सकता है कि किसी 7 मामलों में न्याय नहीं, तो 3 मामलों में जरूर वो न्याय करते, है ना। और रही बात अंबानी जब आपके या किसी के सामने होगा तो न्याय कोई धरती पर दिला नहीं सकता, क्योंकि अंबानी जो है वो कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के न्यायपालिका में जज जो है वो भी इंसान है। इंसान होने के कारण से उनमें भी वो सारी कमियां मौजूद है जो आप में, हमारे में मौजूद है, जनता में मौजूद है, अफसरों में मौजूद है। इसलिए न्यायपालिका के संबंध में तो केवल इतना ही समझ लीजिए कि जब जनता जागकर खड़ी होगी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जजों ने और जाकर कहा था कि ये हमारे यहां पर सब गड़बड़ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बिहार के हाईकोर्ट जज ने कहा ये चोर है, सब बेईमान है, जातिवाद करते हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, हाईकोर्ट के फैसले में लिखा है। तो फिर आप मेरे से पूछने के बजाय ये सारे फैसले देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन जजों में वो सारी बेईमानियां, वो सारी कमियां मौजूद है। फिर भी न्यायपालिका में अभी हमको आस रखनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश का जो अदर सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। इस न्यायपालिका में आस रखनी चाहिए और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक जागरूकता अभियान या जो भी तरीका हो सकता है उसके माध्यम से कोशिश करनी चाहिए। विशाल जी, एक साथी कह रहे हैं कि आप गुजरात में केस लोगे फी के साथ, मतलब फी लेके ऐसे ये हमारे नवसारी के आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनका ये सवाल है कि लेंथी जुडिशियरी सिस्टम है, उसके बारे में आपने क्या कुछ सोचा है? मतलब देखिए, ये बात सत्य है कि जजेस की कमी है, जज है ही नहीं, कोर्ट कम है, मामले ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी आप 10 मामलों, जैसे मान लो आपने 10 पीआईएल डाली, आपकी 10 पीआईएल में से मान लीजिए कोई 5 में ऑर्डर नहीं हुआ, 5 में फिर भी हो जाता है, और 5 में नहीं तो 1 में हो जाता है। और गुजरात के 1000 नागरिकों ने अगर तय किया कि मुझे हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करनी है, 1 साल में 1000 पीआईएल, आप समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। विशाल जी, जो बात मैं बताने वाला हूं बहुत काम की है। 1000 पीआईएल जब आपके गुजरात के नागरिक जो जागरूक हैं वो हाईकोर्ट में पीआईएल डालेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, हो सकता है 700 पीआईएल पर हाईकोर्ट कोई ऑर्डर नहीं करे, लेकिन 300 पे किया तो ये छोटी बात होगी क्या? और मैं 300 छोड़े 30 पीआईएल पर भी अगर ऑर्डर किया तो क्या छोटी बात है क्या? कागज और कलम का ही तो उपयोग करना है, होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे क्या है। कुल मिलाकर के ये जो 1000 नागरिक जो आपके वहां, तो हजारों की संख्या बहुत ज्यादा है, और वहां के लोग तो बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत ही लोग जो है वहां के गुजरात के लोग जो है ना कभी भी थकते नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।
और गुजरात के व्यक्ति ने अगर ठान लिया तो देश में ऐसे अनेकानेक उदाहरण है, चाहे वो महामानव प्रधानमंत्री हो, चाहे महामानव अंबानी हो, चाहे गुजरात के अन्य व्यक्ति हो, जिनको पॉजिटिव सेंस में ले लीजिए चाहे नेगेटिव सेंस में ले लीजिए, गुजरात का व्यक्ति ने जब तय किया तो वो हमेशा करके दिखाता है। और आपके गुजरात के हजारों लोगों को अगर हाईकोर्ट का उपयोग, कागज कलम का उपयोग ठीक ढंग से करना आ जाए तो देश में बदलाव आकर ही रहेगा। विशाल जी, एक और सवाल है हमारे सबके ओल्ड एज हमारे कार्यकर्ता है किशोर भाई, गुजरात इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर नॉट गिविंग राइट डिसीजन ड्यूरिंग अपील, मतलब अपील के दौरान वो अच्छा डिसीजन देते नहीं है जीआईसी, सो हम वो एप्रोप्रिएट अपील का टाइम हम कैसे मतलब वो करें? अच्छा डिसीजन नहीं देते हैं तो वो जो सूचना आयुक्त है वो एक ही होंगे, दो होंगे, कितने, दो होंगे आपके गुजरात में? एक ही है, दो है? एक ही है। अच्छा, वहां गुजरात में सूचना आयुक्त एक ही है पूरे राजस्थान गुजरात में ही? हाँ। तो वो एक जो सूचना आयुक्त है ना, एक बार गुजरात के सब लोग है ना दूसरों की आरटी छोड़कर उसकी आरटी लगानी शुरू करो कि भाई तू तेरा हिसाब किताब बता, तेरे पास गाड़ी कौन सी है, उस गाड़ी में तू कितना डीजल जलाता है, और डीजल की लॉग बुक कहां है, तेरी गाड़ी का औजार रजिस्टर कहां है, तेरे सूचना आयोग में कितना पैसा आता है, किसमें खर्च किया, इसके बिल, एसी जो तुमने लगाया उसका बिल लाओ, सरकार से वित्तीय स्वीकृति ली उसका बिल लाओ। ऐसा 1000 आरटीआई आप आज ही प्लान कर लीजिए, गुजरात के सब लोग 1000 आरटीआई सूचना आयुक्त के संबंध में जानी चाहिए और उसका सांस फूल जाना चाहिए। उसमें बेईमानी पकड़ करके पहले उस सूचना आयुक्त के खिलाफ पुलिस में और एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर कराइए ताकि उसका सांस फूला रहे और आगे से वो ठीक काम करे, या वो नौकरी छोड़ के चल जाए, इस्तीफा देकर साहब मुझे तो नौकरी नहीं करनी है। अन्यथा ये आयुक्त जो है वो जैसे है वैसे ही काम करेंगे। उनको लगता है कि ये जो सरकार में बैठे लोग ये तो पावरफुल है और एक्टिविस्ट कमजोर हैं, तो एक बार 10 रुपए का खर्चा 1000 लोग आपके गुजरात में है ना, 1000 लोग 10-10 रुपए का खर्चा इस सूचना आयुक्त के लिए करिए। मैं कह रहा हूं आप, अच्छा 20 रुपया को 20 रुपया खर्च करिए। हाँ गुजरात है ना, गुजरात में कुछ तो एडिशनल होता ही है वैसे भी, तो आपके 20 रुपया खर्च करिए और 20 रुपया 1000 लोगों ने खर्च किया तो आपके 20,000 रुपए खर्च होंगे। 20,000 रुपए में सूचना आयुक्त महोदय दंडवत प्रणाम करते हुए आपके पास आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपके पास कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर का नाम हो तो बताइए, ऐसा एक सवाल है वीरेंद्र चौधरी। अनगिनत नाम है, अनगिनत नाम है, अनगिनत नाम है, हर जगह पे है हालांकि हाँ अनगिनत नाम है। राजस्थान में बता देता हूं आपको मैं, राजस्थान में एक एनकाउंटर था गुजरात में, सोराबुद्दीन, आपने सुना हो सोराबुद्दीन एनकाउंटर, बहुत चर्चित एनकाउंटर था। हाँ। उसमें एक आईपीएस अफसर 7 साल जेल में रहे। हालांकि मेरे उनसे ठीक संबंध नहीं है, आनंद पाल मामले में मैंने उनके खिलाफ एफआईआर कराई थी, लेकिन मैं दावे से कहता हूं वो उनका नाम है एमएन दिनेश, 100% ईमानदार व्यक्ति। और कई नाम बता सकता हूं राजस्थान में जो आईपीएस है, शंकरदत्त शर्मा एक बहुत एसपी लगे हुए हैं जयपुर ग्रामीण में, ऐसे अनगिनत और नाम मैं बता सकता हूं जो 100% ईमानदार हैं और उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। ऐसे अनेकानेक नाम है, लेकिन अब क्या है, समाज में इनको प्रतिष्ठा जो है मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही। बेईमानों की बड़ी प्रतिष्ठा होती है, वो मीडिया में उनका मैनेजमेंट होता है तो मीडिया भी उनकी वाहवाही करता है। सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं, कई उनके जुड़े हुए जो दलाल टाइप लोग होते हैं जिनको लाइजनर कहते हैं, लाइजनर, और गुजरात के लोग तो लाइजनर ज्यादा समझते होंगे मुझे लगता है, लाइजनर क्या चीज होती है। वास्तव में वो दलाल होते हैं, दल्ले होते हैं, सही बात तो यह है, वो अफसरों की, पुलिस वालों की दलाली करते हैं। ये जो लोग हैं ना वो उनकी वाहवाही कराते हैं बेईमानों की, जबकि वाहवाही किनकी होनी चाहिए? ईमानदारों की। तो ईमानदारों की, अच्छे लोगों की वाहवाही नहीं हो रही है समाज में, ये समाज की गलती है, आपकी हमारी गलती है, उनकी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि वो जो बेईमान लोग हैं वो हतोत्साहित होंगे और ईमानदार अच्छे लोग जो है प्रोत्साहित होंगे। ये काम हमको पूरे राजस्थान, गुजरात और पूरे देश में हमको सबको मिलकर करना चाहिए। विशाल जी, तीन लोगों ने सवाल किया कि अगर पुलिस एफआईआर ना करे, चाहे कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, तो फिर क्या प्रोसेस की जाए अगर एफआईआर ना करे तो? देखिए ये बहुत सरल काम है, मैं आपको इस पर हमारा बड़ा शोध है, भयंकर, मतलब देश में अगर किसी ने ढंग से काम किया इस विषय पर तो शायद हम लोग हैं। तो मैं आपको बताता हूं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उस पर तो एफआईआर हो ही नहीं सकती, बात ही खत्म हो गई।
अब केवल एफआईआर है संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, उसमें अगर आपको कोई अपराध पता है, उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए आप पुलिस थाने में दीजिए। और पुलिस थाने वाला नहीं लेता है तो आप उससे झगड़ा मत करिए, आप उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से उसको भेज दीजिए पुलिस थाने में, और आपके पास एविडेंस जुटा लीजिए सामने, ये एफआईआर कॉपी और ये स्पीड पोस्ट से हमने भेजी एसएचओ को, ठीक है। फिर आप एक एसपी को दीजिए, वहां का एसपी जो भी होता है, एसएसपी एसपी जो भी कहते हैं गुजरात में, उसको दीजिए। तो प्रावधान यह है 154(1) सीआरपीसी में एसएचओ को, 154(3) सीआरपीसी में आप एसपी को, और उसके बाद नहीं करे तो आप जाइए कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी में। लेकिन हम लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं, हम क्या करते हैं, नया फॉर्मूला है हमारे पास। नया फॉर्मूला यह है, सुप्रीम कोर्ट कहता है एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट अरेविंग ऑफिसर हु डू नॉट रजिस्टर एन एफआईआर, यानी जो पुलिसकर्मी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज नहीं करे उसके खिलाफ एक्शन करना ही पड़ेगा। यह देश का लॉ है, कानून है। हम क्या करते हैं कि एफआईआर के लिए नहीं जाते, हम हाईकोर्ट में यह कहने के लिए जाते हैं कि साहब आप तो एफआईआर मत कराओ, हमारी करनी नहीं हमको तो एफआईआर, आप तो इस एसपी और एसएचओ और एसपी से ऊपर वालों को भी अगर आपने दिया है एप्लीकेशन, इन सबके खिलाफ डीजीपी से लेकर के एसएचओ तक सबके खिलाफ एक्शन जो करना अनिवार्य है वो कर दीजिए, बस खत्म बात। आप मेरी रियल केस स्टोरी देखिएगा, उसमें जब एडिशनल एसपी के खिलाफ हम गए थे तो हमने चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाकर हाईकोर्ट कहा कि डीजीपी से लेकर एसएचओ तक एक्शन कर दीजिए, हमको एफआईआर नहीं करानी है। और जैसे ही हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया चीफ सेक्रेटरी को डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब आपकी एफआईआर एसएचओ ने दर्ज नहीं की, एसपी ने दर्ज नहीं की, तो आप 156(3) में कोर्ट में जाते हैं, आप मत जाइए, आप एक नया मुकदमा बढ़ाइए और यह कहिए कि एसएचओ और एसपी ने जो एफआईआर दर्ज नहीं की है यह खुद अपने आप में अपराध है, 166 आईपीसी का, 217 आईपीसी का और कुछ स्पेशल सेक्शंस में 166 ए आईपीसी का। तो साहब कोर्ट को यह कहो कि आप तो पुलिस वालों के खिलाफ इस बात का एक्शन करो कि इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, आप हमारी एफआईआर मत दर्ज कराओ, आप तो पुलिस वालों के खिलाफ ये एक्शन कर दीजिए। और जब ये परंपरा आप डाल देंगे और शुरू कर देंगे परंपरा, तो निश्चित रूप से दृश्य बदल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर भी आप एफआईआर कराने की इच्छा रखते हो तो एसएचओ को दीजिए, एसपी को दीजिए और तुरंत कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, 156(3) सीआरपीसी में आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन साथ में दंडित भी करिए, एफआईआर भी दर्ज कराइए और उन एसएचओ और एसपी जिसने एफआईआर दर्ज नहीं की है, डीजीपी तक आप गुजरात का, सबको दंडित कराइए। ऐसे 1000 लोग मिलकर संगठन बनाइए और उन लोगों को जोड़ करके 2-4 मामलों उदाहरण स्थापित करने के लिए ऐसा करिए। हमारे राजस्थान में डीजीपी ने सर्कुलर जारी कर रखा है कि जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज नहीं करेगा उसके खिलाफ हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे, इसलिए राजस्थान में कोई भी पुलिस थाने वाला एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं करे। ये राजस्थान में हमारे पीछा करने से ही ये सब चीजें हुई थी। विशाल जी, एक और सवाल है, बहुत सारे सवाल आज तो आ चुके हैं हम। कोई नहीं, आप पूछ जाइए, मैं उपलब्ध हूं। वैसे बहुत सारे रिलेटेड है ये। हमारे एक और एक्टिविस्ट जिग्नेश सुतरिया ये पूछ रहे हैं कि जब हम एफआईआर करने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस एक तो एफआईआर नहीं करती है और उल्टा उससे उच्च अधिकारी से पॉलिटिशियन के दबाव में आकर हमारे के ऊपर ही क्रॉस एफआईआर कर देते हैं। ऐसी 3 बार हुआ है। करने दो ना, आपकी कौन सी नौकरी जा रही है, लेकिन जब आप वापस एफआईआर लाओगे पुलिस वाले के खिलाफ तो उसकी नौकरी जाएगी, जेल जाएगा। आज एक आईपीएस अफसर की जब नौकरी जाती है ना तो प्राण निकल जाता है उनके, तो उनको कहिए कि साहब बदमाशी करिए लेकिन सोच समझ करिएगा, ये जरूर कर दीजिएगा उनको। तो मेरा ये कहना है अगर ऐसा करते हैं तो करने दो, कोई समस्या नहीं है, मुकाबला करेंगे ना उनका, क्या समस्या। गुजरात के मेरा मानना है गुजरात के जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है उसका कैग ऑडिट नहीं होता है, ऐसा एक भाई का सवाल है, तो उनके लिए क्या किया जाए। गुजरात में जो बिजली कंपनियां हैं वो परेशानियां हमारे राजस्थान में भी शुरू हो चुकी है, कई शहरों में बिजली कंपनियां काम कर रही है। तो सबसे पहले सरकार और बिजली कंपनी के बीच में जो एमओयू हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसको निकालिए और उस एग्रीमेंट में जिन जिन शर्तों का वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं वो उन पर एविडेंस जुटाइए और जुटा करके कुछ मामले हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करिए, कुछ मामले सिविल कोर्ट में भेजिए, कुछ मामले आप बिजली कंपनियों के खिलाफ पुलिस में बढ़ाइए, कुछ मामले एंटी करप्शन ब्यूरो में बढ़ाइए। ये सारे तरीके हैं बिजली कंपनी को वापस सही ट्रैक पर लाने के लिए कि वो ठीक काम करे
और बिजली कंपनियां किसी सामान्य व्यक्ति को, गरीब आदमी को या ईमानदार व्यक्ति को परेशान नहीं करें। विशाल जी। दो दो लोगों का सवाल है कि 100 नंबर पे जब कोई फरियादी कंप्लेन करता है तो ज़्यादातर क्या होता है कि कई बार तो एक्शन हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसी फरियादें होती है जैसे दारू की हो या फिर ऐसी हो, तो उनकी माहिती को लीक किया जाता है, मतलब सामने ओपोजिशन पार्टी को नंबर सब दे दिया जाता है और दिक्कत फरियादी को होती है, तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है क्या? ऐसे मामले में हम क्या करें? हाँ देखिए, अभी तो बहुत सारे साधन मौजूद हैं। व्हाट्सएप है, ईमेल है, डाक से आप लेटर भेज सकते हैं, गुमनाम पत्र भेज सकते हैं, सूचना देनी है पुलिस को, कुल मिलाकर बात यह है। तो वो सूचना के कई सारे माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप दीजिए सूचना। मुझे लगता है कि 100 नंबर अगर एक्शन नहीं करता है तो आप इन सारे माध्यमों काम में लीजिए, और कंसर्न जितने लोग हैं, मान लीजिए एक एसएचओ है, उसके एरिया में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप एसएचओ से बड़े जितने अफसर है, डिप्टी एसपी होते होंगे वहां पर, एडिशनल एसपी होते होंगे, एसपी होते होंगे, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी, इन सब लोगों को एक साथ ईमेल करिए आप। किसी की आत्मा तो जागेगी। और फिर उस ईमेल पर सूचना मांगिए कि साहब मैंने ईमेल की थी, आपने क्या एक्शन किया। जो माहिती आप लगाएंगे 20 रुपए खर्च करके, उसमें जवाब देने में इनको बहुत जोर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। विशाल, गुजरात में 2 मिनट हाईकोर्ट में बोलने देते हैं, ऐसा एक हमारे वकील साहब का सवाल है कि 2 मिनट बोलने देते हैं हाईकोर्ट। नहीं ऐसा नहीं है। किसी भी हाईकोर्ट में 2 मिनट नहीं है। आप पूरी तैयारी से जाइए, और जब पूरी तैयारी से जाएंगे तो हाईकोर्ट भी आपको अप्रिशिएट करेगा। और जब 2 मिनट में आप प्रभावित कर पाएंगे कोर्ट को, तो फिर आपसे आधे घंटा 1 घंटा बोलेंगे। तो मैं तो खुद ने हाईकोर्ट में अनेकानेक मामलों में, सैकड़ों मामलों में घंटे भर से ज्यादा बहस करी है, सैकड़ों मामलों में। तो ऐसा नहीं है। हाँ, कई बार क्या है, जब हम कम तैयारी से जाते हैं और हाईकोर्ट को नहीं समझा पाते, तब तो ये स्थिति आ सकती है। लेकिन ये बात सही है कि हाईकोर्ट पर काम का, मुकदमों का बहुत भारी दबाव है। वो जज जो सुबह 10 बजे, 10:30 बजे बैठता है सीट पर, वो लगातार 4:30 5 बजे तक, कई बार तो 6 बजे तक वो वैसे ही बैठ करके और काम करता है। वह भी मनुष्य है, और हमको ये मानना चाहिए कि वो न्याय करने के लिए बैठा है, और वो अच्छा करेगा, बशर्ते आप अच्छी तैयारी से अपनी बात को पहुंचा सको। अब विशाल जी। यस, बहुत सारे सवाल तो ले लिए, अभी थोड़े 2-3 सवाल हैं, लेकिन हम लास्ट में लेंगे। अब आप ये बताइए कि किसी जागरूक नागरिक को अगर मतलब शुरुआत है और कुछ करना हो तो क्या किया जाए? और आज क्या है कि गुजरात में नहीं, आप हर जगह पे गाँवों की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत बिगड़ रही है हर जगह पे, और इनके परिणाम थोड़े देर से ही सही लेकिन बहुत भुगतने होते हैं। तो इनके लिए हम जागरूक नागरिक सब मिलकर क्या कर सकते हैं? अभी हमको एक लोगों को अवेयर करना चाहिए, जगाना चाहिए, केवल ये काम करना चाहिए। अब हम उससे ये अपेक्षा रखें जागने के बाद वो ये करे या वो करे, या इस पार्टी को वोट दे, उस दे। यहाँ गुजरात में कुछ समस्या ऐसी हुई, कुछ अच्छे लोग खड़े हुए, वो फिर बाद में अच्छे लोग कहीं न कहीं किसी एक पार्टी से जाकर जुड़ गए। जब पार्टी से जाकर जुड़ गए तो जनता में उनके प्रति बड़ी विश्वसनीयता समाप्त हुई। अभी हमारा काम केवल लोगों को जगाना है, और जब वो जागेंगे तो उनके गांव में, शहर में, कस्बे में, जिले में, राज्य में और देश में बदलाव आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब जागना जो है, वो जागना क्या होता है कि जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तब आप जाग पाएंगे। जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी हो वो पढ़ाई शुरू कर देवे, जिनका जनरल नॉलेज कम है तो जनरल नॉलेज के संबंध में पढ़ना शुरू कर देवे, जिनको लगता है कि साहब मेरे में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, भगत सिंह को पढ़ना शुरू कर देवे कि वो 23 साल का आदमी जब ये कर सकता है तो आप में, मेरे में क्या कमी है। कुल मिला करके जब आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, तो आपको पता लगेगा गुजरात से बाहर पूरे देश भर में इतना शोर मच रहा है, लोग जाग रहे हैं, जिनके नाम से नेता, अफसर, जज, बेईमान सारे लोग डर रहे हैं। तो वो सामान्य व्यक्ति आपकी तरह, मेरी तरह 2 हाथ 2 पैर वाले लोग हैं। तो किसी व्यक्ति में ज्यादा ताकत थोड़ी है, कोई कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपको कानून की ताकत, कलम की ताकत समझ में आ जाए। आप ये समझो कि मान लीजिए गुजरात के पुलिस वाले या गुजरात की सरकार बहुत ही आतताई है, आतंकी है, और कोई भी सूचना मांगने वाले को या जनता के हित में काम करने वाले का एनकाउंटर करा देगी। और मान लीजिए राजस्थान में या गुजरात में, दोनों जगह 10-10 हजार लोग सूचना मांगने वाले हो जाएं, 1-1 लाख लोग सूचना मांगने हो जाएंगे, तो क्या सरकार 1 लाख लोगों को मरवा देगी? क्या नहीं मरवा। और क्या 1 लाख लोगों को जेल में डाल देगी? क्या नहीं डाल सकती ना।
तो ये जो संख्या है जागने वालों की, सूचना मांगने वालों की, कागज और कलम का इस्तेमाल करने वालों की, हाईकोर्ट के समक्ष जनता के हित में काम करने की, पीआईएल फाइल करने की, ये संख्या जिस दिन बढ़ जाएगी ना, आपके गुजरात में दृश्य बदल जाएगा और वह दृश्य देखने को मिलेगा जिसकी आप और हम कल्पना सदैव करते आए। विशाल जी। हाँ, हमारे एक मित्र का एक्टिविस्ट ही है, उनका सवाल है कि अगर माहिती कमिश्नर ने जो ऑर्डर किया है, मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने अगर ऑर्डर किया, उसमें अगर हमें न्याय ना मिले तो हम आगे क्या कर सकते हैं, मतलब किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, सूचना का अधिकार धारा 18 सेक्शन 18 वो परिवाद फाइल कर सकते हैं उसी सूचना आयोग में आप, और उस आदेश की पालना करा सकते हैं आप। और मान लीजिए वो सूचना आयोग का कमिश्नर ही बिक जाए तो आप हाईकोर्ट के समक्ष जाकर के निवेदन कर सकते हैं उनके सिविल रिट के माध्यम से कि साहब मुझे सूचना आयोग ने आदेश दिया था और सरकार या सरकार से जुड़े अफसर उसकी पालना नहीं कर रहे, तो ये काम किया जा सकता है। तीसरा ये किया जा सकता है धारा 4 सूचना का अधिकार जो कहता है कि सरकार या सरकार से जुड़े हुए कोई भी विभाग, उसमें हाईकोर्ट भी सम्मिलित है, इनको कुछ सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर किताब छपा करके जनता के पढ़ने के लिए डालनी थी, जो नहीं डाली है, उसके लिए आप पीआईएल फाइल गुजरात में कर सकते हैं कि धारा 4 की पालना गुजरात, राजस्थान और देश में कहीं पर भी अभी नहीं हो रही है, क्योंकि आप गुजरात के महामानव जब से आकर बैठे हैं तब से लेकर के, और देश में लगभग जितनी भी संस्थाएं हैं जो कहीं न कहीं नियंत्रित करती है वो सभी संस्थाएं समाप्त है, चाहे वो सीएजी हो और चाहे कोई, क्योंकि सीएजी का हेड जो है हमारे राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी था, महान करप्ट व्यक्ति था, मैं आपके सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं ऑनलाइन, और उसमें दम है तो इसका अपोज करके दिखा दे कि गोवर्धन सिंह ने उसको कहा है कि तू महान करप्ट व्यक्ति है, उसको महामानव गुजरात के जो है उन्होंने सीएजी का हेड बनाया है और वो राजस्थान का ही आईएएस अफसर था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जनता के जागने से ही ये सारी चीजें सुधर सकती है। मतलब आपका कहीं ना कहीं हर बात में एक बात तो तय है कि भाई अगर सारे बदलाव चाहिए तो सिर्फ सरकारें बदलती रहेंगी, इससे कुछ काफ़ी नहीं है, लेकिन नागरिकों को उस तरह से सिस्टम को वाइब्रेट करने के लिए उस संगठित होना पड़ेगा और वो उसके लिए उस सिस्टम के से लड़ने की एक तकनीक, एक सिस्टम हमको संगठित शक्ति, हाँ संगठित शक्ति तो नागरिकों को भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक जगह रायता फैला हुआ है और हर एक जगह ठीक करने की थोड़ी थोड़ी नागरिकों को खुद जिम्मा उठाना पड़ेगा, ऐसा कहीं ना कहीं आपका मानना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, कई लोग आपका मतलब वो आपको आभार, मतलब थैंक यू आपको सब बोल रहे हैं कि आपने बहुत सारी मतलब ऐसी बातें की है कि उनको मतलब 2-3 लोग हैं जैसे कि 35 दिनों का मतलब थकान आज उतर गई पूरी आपसे बात करके। तो कुल मिलाकर सर बोलिए। अभी लॉकडाउन में थकान हो नहीं रही ना किसी को, काम तो कुछ का चल नहीं रहा, तो थकान होगी कहां से? तो मुझे लगता है कि वो जो लोग आराम करते करते थक गए थे ना, अब उनको आराम करते करते थक जाने पर वापस आराम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप अजय जहांगीर सर को तो जानते हो, हमारे गुरु वो आए हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं कि नमस्कार। नमस्कार अजय जी। हाँ, तो सर भी हमें परसों सर ही थे यहाँ लाइव पे, और हमने भी आरटीआई के बारे में और यहाँ के जो लोकल कुछ पॉइंट्स थे उसके बारे में हमने चर्चा की। आपको आज लाने का सबसे बड़ा मेरा जो पॉइंट था, सबसे बड़ा मेरा वो था कि क्या होता है कि नज़र के सामने अगर कई लोग होते हैं जैसे उदाहरण, लेकिन मैं कुछ ऐसा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ जिससे भाई कई लोग हमें पूछते हैं और कुछ और एक्टिविस्ट भी है जो ऐसा बोल रहे हैं भाई हमको दबाया जाता है, कहीं हमारे खिलाफ गलत एफआईआर एकाध कर दी तो क्या करेंगे, ये करेंगे। इसलिए मैंने ऐसा उदाहरण पेश किया कि भाई एक नहीं, यहाँ 25 एफआईआर गलत है और कोई धाराएं बाकी नहीं, कोई आईपीसी बाकी नहीं, कुछ बाकी नहीं, और फिर भी आज और विशाल जी, इतनी सब एफआईआर के बावजूद मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए और मुझे 1 मिनट के लिए भी जेल में नहीं रख पाए, पुलिस हिरासत में नहीं रख पाए, और जिन्होंने ये सारी गलत कोशिशें की उनकी सबकी जान सांसत में आ गई और सबके जो है सांस फूली हुई है आज, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो है गुजरात नहीं है, देश पूरा देख रहा है, और मैं आपके जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे पेज पर जिसका नाम गोवर्धन सिंह लीगल माइंड है, उस पर जाएंगे तो एक सबसे पहली पोस्ट ही शायद मिल जाएगी आपको, मैंने उसको पिन कर रखा है, रियल केस स्टोरी रिलेटेड पुलिस। उस वीडियो को 20 मिनट का वीडियो जो लोग देख लेंगे, आप गुजरात के जितने भी लोग देख लेंगे,
उनको बेईमान पुलिसकर्मियों से भय लगना बंद हो जाएगा, मेरी गारंटी है ये। और फिर जब भय लगना बंद हो जाएगा तो भय किनको लगेगा? बेईमान पुलिसकर्मियों को लगेगा आपसे। तो ये एक फॉर्मूला दे दिया, ब्रह्मास्त्र दे दिया है हमने, कानून का ऐसा एक ब्रह्मास्त्र है आपके पास। उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग कोई भी बेईमान पुलिसकर्मी के खिलाफ जब आप करेंगे तो वो निश्चित रूप से दंडित होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो आपका प्रयास था मेरे को लोगों से मिलाने का, इस रूप में सफल मानता हूं कि गुजरात के बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा रहा हूं लगातार। सूरत में आया था, इसके अलावा बहुत सारे एक्टिविस्ट मेरे पेज से जुड़े हुए हैं, वो लगातार देख भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन जो आज जीवंत रूप से अपन बात कर पा रहे हैं, ये ज्यादा अच्छी बात है कि एक तो हम लोग काल्पनिक दुनिया में फेसबुक वगैरह कर रहे हैं, अब हम जो आमने सामने देखकर बात कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा उपयोगी है उन सब लोगों के लिए। उन लोगों के लिए ये रामबाण औषधि है, उन लोगों के लिए मोटिवेशन है, उन लोगों के लिए ताकत है जो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हिंद की जय करना चाहते हैं। विशाल जी, जोधपुर आपके भी बहुत बहुत सारे मतलब आपके फैन भी आज देख रहे हैं। कुलदीप सिंह राठौर जोधपुर हाईकोर्ट में कौन है क्रांतिकारी, मतलब आपसे मिलना चाहते हैं, जोधपुर आएंगे तब आपको जरूर मिलेंगे। पर एक सर का कमेंट अच्छा है कि जो शिक्षा कॉलेज में नहीं दी जाती वो आप अपने फेसबुक माध्यम से कुछ बहुत ही अच्छी तरह का देख रहे हो, और कई लोग आपका आईडी मांग रहे हैं। तो सर आपका एक बार आईडी बोल दीजिए फेसबुक में फिर से, तो हम सबको एक साथ पता चल जाए। मतलब आपका मेरा नाम, मेरा फेसबुक पेज है गोवर्धन सिंह लीगल माइंड, GOVERDHANSINGHLEGALMIND। तो ये जो मेरा पेज है, इस पर हम लोग कुछ न कुछ देशभक्ति करके इस पे डालते रहते हैं ताकि देश की जनता इसको देखे, और देख करके अगर वो अपने अपने जगहों पर गांव, शहर, कस्बे, जिले और राज्य में अच्छा कर सकें, वो करते हैं। इसके अलावा ये जो लोग जो आप बात कर रहे हैं कॉलेज स्कूल में शिक्षा, आप ये बताइए कि घर परिवार में क्या हमको कोई आरटीआई किसी ने सिखाया आज तक? क्या किसी स्कूल कॉलेज ने कहा आप हमारे आरटीआई लगाइए? क्यों कहेंगे वो? और हम जहां नौकरी कर रहे हैं या कहीं संस्थान में है, वो आरटीआई क्यों सिखाएंगे? क्या कोई आ बैल मुझे मार करेगा? क्या कोई उसी डाल को काटेगा जिस पर वो बैठा है? तो ये कोई नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप जैसे, हम जैसे एक्टिविस्ट साथियों जिनको समाज की कुछ अच्छी अच्छी रचना करनी है, हिंद की जय करनी है, वो लोग कर पाएंगे। तो सभी व्यक्तियों को जगाने का जो काम है, आज सूचना का अधिकार लागू हुए लगभग 14 साल से ऊपर हो गए, अब भी अगर हमको सूचना अधिकार समझाना पड़ रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। विशाल जी, सर के पेज का लिंक मैं कमेंट में डाल रहा हूँ जिससे आप सबको आसानी रहेगी ढूंढने में। गोपाल इटालिया जी हमारे बहुत ही गुजरात के फेमस है कि मुख्य वो होम मिनिस्टर के ऊपर जूता फेंक दिया था सिर्फ ये विरोध करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो नहीं, इसको 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 ठीक है, इन्होंने जो कर दिया मुझे पता नहीं क्या किया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारी जो ताकत है वो लोगों को जागरूक करने की, लोगों को जोड़ने की, लोगों को संगठित करने की, लोगों को मोटिवेट करने की, लोगों को ताकतवर बनाने की, यही एकमात्र बदलाव है। किसी के जूता फेंकना, थप्पड़ मारना, मुझे लगता है ये हम लोगों का काम तो नहीं हो सकता। गोपाल भाई अभी हर रोज यही करते हैं कि अपने फेसबुक माध्यम से कई लोगों को आरटीआई अर्जी लिखना के उसके फॉर्म वो सब देते हैं। हाँ, ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम है बिल्कुल उनका, ऐसा मेरा मानना है। विशाल जी ने डाल दिया है मेरे पेज का वो लिंक डाल दिया है, मेरे को भी दिख रहा है कमेंट में। तो गोपाल जी सहित जितने भी क्रांतिकारी लोग वहां पर गुजरात में काम कर रहे हैं, अभी तो पूरा देश मुझे देख रहा है, यहाँ कहीं न कहीं गुजरात के नहीं, राजस्थान के बाहर के लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मुझे हंसी आती है जब वो महाराष्ट्र के, गोवा के, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, वो कहते हैं कि साहब ये जो आप जो राजस्थान पुलिस वालों के खिलाफ कानून बता रहे हो, ये तो हमारे वकील साहब तो कह रहे हैं कि हमारा तो लागू ही नहीं होता यहाँ पे। मैंने ये कहा कि साहब वकील साहब को नई किताब खरीदें, वो ये पुरानी किताब में नहीं है, ये अमेंडमेंट है, आईपीसी है, पूरे देश में लागू होता है। तो आप गुजरात में भी लागू होता है, तो आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। और कई ड्राफ्टिंग भी मेरी पड़ी है फेसबुक पेज पर कि आपको अगर कोई ऐसा करना है तो क्या ड्राफ्ट करके लगाएंगे, तो वो चीजें भी आपकी मेरे पेज पर उपलब्ध है। तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। गुजरात में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं और जिनकी कैपेसिटी का कोई लिमिट नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मैं गुजरात के लोगों का इसलिए फैन हूं, मैं महामानव की बात भी इसलिए करता हूं अंबानी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए,
क्योंकि गुजरात के लोगों में कैपेसिटी जो इतनी ज्यादा है कि पूछो मत बात। मुझे लगता है उनके कैपेसिटी का 2% उपयोग, 2% भी उपयोग नहीं होता होगा, 98% कैपेसिटी खाली पड़ी है, और वो इतने कैपेसिटी वो वाले लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है। विशाल जी, गुजरात में लोग तो है, वो तो पक्का बोल रहे हैं। जैसे गोपाल भाई है, अजय गोपाल भाई भी यहाँ बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, अजय भाई जहांगीर है, और हमारी पूरी टीम भी, बहुत सारे युवा यहाँ उत्साही बहुत है, ये तो पक्का है। गुजरात में लोग उत्साही बहुत है, ये पक्का। लेकिन एक बात मैं आपको, शायद मैं राजस्थान तो नहीं आया कभी, एक एक दो बार आया था, वो भी घूमने से। यहाँ की सिस्टम थोड़ी हार्ड भी है, और इतनी लोगों को चाहे पुलिस हो, थोड़ा सा डर भी ज़्यादा है, और उतनी लड़ाइयाँ शायद यहाँ लड़ नहीं पाते। उसकी वजह शायद यहाँ की, वहाँ की पुलिस अच्छी हो या मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें ये थोड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। फिर हमारी गैर मान्यता भी हो सकती है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार क्या है कि हम ये उलझ जाते हैं ये सोच करके कि अगर पुलिस वाले ने हमारे खिलाफ ये किया तो हम क्या कर पाएंगे। अगर आपको ये नॉलेज हो कि ये कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, जैसे आपने देखिए मेरे खिलाफ जब इन्होंने SC ST का एक मुकदमा IPS अफसर ने खुद ने किया, तो आप आश्चर्य करेंगे, हाईकोर्ट, ये मुकदमा मेरे खिलाफ 3 अप्रैल को दर्ज हुआ, ठीक है। 7 तारीख को मुझे हाईकोर्ट से रिलीफ मिली और हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। लेकिन आप मेरा फेसबुक पेज देखिए, 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में उस IPS की सांस फुला दी थी मैंने, लिख लिख करके कि भाई तुम्हारे में दम है तो कर देना, है ना। तो कुल मिलाकर ये शक्ति जो है आपके ज्ञान से, कानून के नॉलेज से, उन सब चीजों से आती है, वह बढ़ाइए। और गुजरात के सारे बेईमान पुलिस अफसर, बेईमान अफसर, बेईमान नेता भाग जाएंगे अथवा दंडवत करेंगे, आप चिंता नहीं करिए। हमारे एक किशोर भाई का एक कमेंट्स है, वो बहुत ही अच्छा है कि भाई राजस्थान में हर 5 साल को है ना सरकार बदल जाती है, इसलिए वहां डर पैदा हुआ। हमारे यहाँ 25 साल से कोई बदला ही नहीं, इसलिए डर शायद वो डर नाम की चीज ही नहीं रही। देखिए, आपके एक दल की सरकार है, आप यूं मान लीजिए ना, लगातार बहुत लंबे हाँ, सालों से एक ही दल की सरकार है। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, आप कभी इसका प्रयोग कर लीजिए गुजरात में, कि जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो हमारे आदरणीय अशोक गहलोत है। और अगर उनके कभी आत्मा से पूछे कि साहब वो किसी एक आदमी से सर्वाधिक दुखी है अगर दुनिया में, तो वो अपने नाम लेंगे सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री का, जो कांग्रेस का ही है। सर्वाधिक दुखी मिलेगा तो उससे मिलेगा। और आप उनसे ये पूछो कि आपके सबसे निकट मित्र कौन है, या निकट कौन है जो जिसको कह सकते हैं, तो आज की डेट में मैं दावे से कहता हूं, सार्वजनिक रूप से कहता हूं, अशोक गहलोत और आदरणीय वसुंधरा राजे सबसे निकट लोग हैं, सबसे निकट है। तो पॉलिटिशियन, अगर दूसरी पार्टी आपको नहीं भी दिख रही है तो भी ज्यादा समस्या नहीं है। आप तो बीजेपी के जो 2 फाड़, 3 फाड़, 5 फाड़ और 10 फाड़ है, उन्हीं को टटोल लीजिए तो वो खुद ही मारने को तैयार मिलेंगे, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, MLA को, MP को। तो कुल मिलाकर के इसमें अपने को पड़ना नहीं है पचड़े में। और सरकार बदले चाहे नहीं बदले, ये पुलिस वैसी की वैसी रहती है, प्रशासन वैसे का वैसा रहता है, नेता भ्रष्टाचार वैसा का वैसा करते हैं, चाहे 5 साल में सरकार बदले और चाहे 5 साल में सरकार नहीं बदले, दोनों ही अवस्थाओं में एक्टिविस्ट को वैसा ही काम करना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई भी नेता कभी करप्शन के खिलाफ नहीं खड़ा होता, पुरानी सरकार करप्शन कभी नहीं खोलता। इसलिए ये भ्रम है। वो 5 साल वाले थोड़ा स्पीड से लूटते हैं कि उनको अगली बार नंबर नहीं आता है, और आप पड़े जो है आराम से धीरे धीरे लूटते रहते हैं। गोपाल भाई इटलिया का यही कहना है कि गुजरात में काफी लंबे समय से एक ही सरकार होने के कारण अभी स्थितियां क्या हुई है कि ज्यादातर पुलिस सरकारी ऑफिस है, सरकार के प्रभाव में ही काम करती है। राजस्थान में बदल जाने के कारण शायद ऐसा ना हो, लेकिन यहाँ गुजरात में सारे के सारी ऑफिस है, सरकार प्रभाव में काम करती है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो MLA है वो खुद कभी ये नहीं बोल पाता कि ये रोड मैंने बनवाया है। वो पूरा आप जिसका नाम ले रहे हो महामानव, डायरेक्ट उसका ही नाम लेना पड़ता है। तो मतलब आप सोचो कि अगर ये इतने प्रभाव में है, सरकारी ऑफिस इतने प्रभाव में है, इसलिए थोड़ा काम करना इसलिए दिक्कत में है, क्योंकि नहीं, मैं आपको जवाब दे चुका हूं विशाल जी, इस बात का जवाब दे चुका हूं। जहां सरकारें बदलती है वहां भी हालात ऐसे ही होते हैं। वो पुलिस, वो प्रशासन उन्हीं नेताओं के दबाव में काम करते हैं। सरकार जैसे अभी हमारे कांग्रेस की है तो बीजेपी की उतनी पावर है, जिनकी अफसरों की, नेताओं की उतनी चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बीजेपी की आती है तो भी अशोक गहलोत कम नहीं चलती है, उतनी चलती है, आप चिंता मत करिए। ये तो केवल भ्रम है कि हमारे यहाँ सरकार बदलती है, आपके यहाँ नहीं बदलती।
हाँ, वो बदलने के बाद आप वो शायद भ्रम निकल भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है आपके बदलने के बाद आपको लगा यार ये तो उनसे भी घटिया थे। और एक और बात है कि मुझसे, मेरे मन में भी ये सवाल था, और एक पर्सन ने पूछ भी लिया कि पिछले मैं एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स देख रहा था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, और पिछले 5-6 साल के मैंने रिपोर्ट्स डाउनलोड किए, और मैंने पूरा सेडिशन के ऊपर मैं पूरा वो देख रहा था कि कितने सेडिशन 2014 के बाद लगे, 2014 के पहले कितने लगे। तो मैं तो थोड़ा वो हो गया कि भाई 2014 के बाद 250 से ज्यादा केस सेडिशन के हैं, और उसमें सिर्फ 1 या 2 को कोर्ट ने अलाउ किया है कि भाई चलो ट्रायल शुरू करो, देखते हैं क्या होता है। तो ये सेडिशन के बारे में आप कुछ मतलब पहल कर रहे हो, या फिर ये सेडिशन के बारे में क्या आपका विचार है? नहीं, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, क्या मामले लगा दिए? राजद्रोह, सेडिशन चार्ज। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, नहीं मामले क्या है, क्या आरोप है? जैसे गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ, उनमें उसमें 12 लोगों पर, 10 लोगों पर सेडिशन चार्ज है, हाँ हाँ, और कई देखिए जगह मैं पे। बताता हूँ आपको, देखिए मैं बताता हूँ आपको, कोई भी नेता जो है पुलिस को आगे करके और लड़ता है, ये बात आप मानते हैं? गुजरात में भी पुलिस को आगे कर देते हैं, पुलिस की तरफ से झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं, फिर बाद में वो मुकदमे टिकते नहीं है, ठीक है ना? और पुलिस का एकमात्र इलाज है जो मैंने आपको उसमें वीडियो में बता रखा है। आप बार बार एक ही सवाल पर मैं एक ही जवाब है मेरे पास कि जो भी गुजरात में ऐसे प्रताड़ित लोग हैं जो पुलिस से हैं, उनका तो एक ही फॉर्मूला रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है वो तो वो तो सभी जगह दुरुपयोग होता है, लेकिन पुलिस को डर लगना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने विशाल जी को कहा, विशाल जी आप सूरत में फला मार्केट में जाकर किसी गोली मार दीजिए, तो आपने जाकर गोली मार दी। गोली मारने के बाद वो कहे आपसे कि साहब विशाल जी आपने गोली क्यों मार दी? साहब आपको कि साहब मेरी तो गलती नहीं, साहब गोवर्धन सिंह जी ने कहा था गोली मारने के लिए। तो तो ये जो जो विशाल में ये भय होना चाहिए कि मैं गोवर्धन सिंह के कहने पर भी गोली मारूंगा ना तो मेरी मौत निश्चित है, ये भय नहीं है। तो ये नेता कहते हैं पुलिस को तू गोली मार दे, वो आगे गोली मार देता है, फिर कहता है साहब मेरे को तो नेताजी ने कहा था, या कहता है मेरे बड़े अफसर ने कहा था। तो भय उस आदमी को लगना चाहिए जिसके हाथ में बंदूक है, जिसका कंधा इस्तेमाल किया है, इनको भय लगना चाहिए। बात यह तो सेडिशन के चार्ज जितने लगा रहे हैं वो टिकते नहीं कोर्ट में, लेकिन जिन्होंने लगाए हैं उनको वापस दंड देने का तरीका निकालो। जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ कोई ऐसा आरोप लगा दिया झूठा, तो एक बार उसको अंतिम नतीजे तक पहुंचाकर पुलिस को सांस बंद हो जाए, उस बेईमान पुलिसकर्मी केवल जिसने ऐसा गलत आरोप आप पर लगाया है, एविडेंस जुटाइए और उसके खिलाफ दूसरा मामला बना दीजिए। जरूर नहीं वही, मैंने उसमें वीडियो में बताया कई तरीके से फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले भी आप लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो गलत काम करने वाले लोग, ये लोग दंडवत हो जाएंगे तुरंत ही, ऐसा मेरा। विशाल जी सारे सवाल तो अब खत्म हो चुके हैं। वैसे हमारा प्रोग्राम मुझे एक बात कहनी है, मुझे एक बात गुजरात के लोगों को स्पेशली कहनी है, वो सुन लीजिए। आप क्या कहना है मुझे? हाँ, बोलिए आप मेरी बोलिए। आवाज सुन पा रहे हैं विशाल जी? हाँ हाँ हाँ, कंप्लीट कंप्लीट। गुजरात के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, गुजरात के बहुत सारे लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देश को दिया है। मैं, आप मेरे फेसबुक देखेंगे तो मैं कई अच्छे कामों में उनकी तारीफ कर चुका हूं और वो करते भी हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपको गुजरात के उस महामानव की बताना चाहता हूं जो शायद कम लोग जानते हैं, ठीक है ना? अभी देश में चर्चा करो तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घर परिवार के लोग तो कोई है नहीं, वो तो अपने हालात में जी रहे हैं, और प्रधानमंत्री करप्शन किसके लिए करेंगे, ये सब चीजें वो देश में कह रहे हैं। दो बातें मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं उस महामानव के बारे में। पहली बात तो ये कह रहा हूं कि देश में जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोकपाल हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो सूचना आयोग हो, चाहे सब, मैं आप एक एक करके आप सब पर सवाल पूछ लीजिए। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर दिया, कांग्रेस नहीं करी है। मैं तो कांग्रेसी नहीं हूं ना, मैं बिना कांग्रेसी हूं। मैं कह रहा हूं, वो व्यक्ति कह रहा है जो प्रधानमंत्री के अच्छे कामों में तारीफ भी करता है, मैं कह रहा हूं देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया। और एक बात और कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, जो जिसकी बात करना चाह रहा हूं, जो गुजरात के, राजस्थान के, देश के शायद कम लोगों को पता है। आपके गुजरात में कोई भी करप्शन हो तो अभी तक व्यवस्था यह थी महामानव के प्रधानमंत्री बनने से पहले पहले कि आप किसी भी करप्शन की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो गुजरात को कर सकते थे, और एंटी करप्शन ब्यूरो आपकी शिकायत पर जांच करता, अनुसंधान करता, और फिर उनको, अफसरों को, जो भी दोषी लोग थे करप्शन किया, उनको पकड़ करके जेल में डालता, फिर ट्रायल चलता।
आपके गुजरात के महामानव आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में चुपके से संशोधन करते हुए और यह प्रावधान कर दिया है कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ अगर शिकायत कर देवे एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई को, तो या लोकपाल को, लोकायुक्त को, तो कोई भी एसीबी का अफसर उस भ्रष्टाचार की जांच बोल रहा हूं, ध्यान रखना, अनुसंधान छोड़ दीजिए, एफआईआर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, जांच या अनुसंधान या एफआईआर बिना सरकार की लिखित अनुमति के नहीं कर सकता। यह है गुजरात के महामानव ने जो संसद में किया चुपके से। और चुपके से मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी चुपके से समर्थन दे दिया, देश को बताया नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह जो कांग्रेस और बीजेपी एक है। और अब आपको पता करना हो तो आप भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम खरीद लीजिए और 2018 में संसद ने जो संशोधन कर लीजिए वो पढ़ लीजिए। आज की डेट में भारत में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करता है कानून, उस कानून को गुजरात के महामानव ने समाप्त कर दिया है। मैं बोल रहा हूं समाप्त कर दिया है, यानी आपकी किसी शिकायत पर एसीबी, सीबीआई, लोकपाल, लोकायुक्त कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत ना जांच कर सकता है, ना अनुसंधान कर सकता है, ना परिवार दर्ज कर सकता है, ना एफआईआर दर्ज कर सकता है। और अगर उनको करनी है तो सरकार की लिखित अनुमति चाहिए। यह बात गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, देश के प्रत्येक व्यक्ति तक बहुत जरूरी है। और उस महामानव में जरा सी भी ईमानदारी है तो इस संशोधन को वापस ले और वापस लेकर देश से माफी मांगे कि साहब ये संशोधन किसके लिए लाया गया था, किन भ्रष्टाचारियों की रक्षा के लिए लाया गया था, यह देश के महामानव को बताना चाहिए। विशाल जी, सही बात है। आपकी बातों को सुनकर मैं भी थोड़ा चौंक गया हूँ। तो आपको गुजरात आना चाहिए। हाँ, वो शायद हमारी बात भी हुई थी कि गुजरात में हम एक और प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी ये लॉकडाउन और सब सिस्टम सब बंद हो गया, इसलिए आपको यहीं बुला लिया कि भाई चलो लाइव आ जाओ और सबको ये कुछ मार्गदर्शन दे दो। नहीं, हम विशाल जी इस बार ऐसा कर सकते हैं, इस लॉकडाउन में जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 1000 लोग हैं, ये 1000 लोग मान लो मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझे सुनना चाहते हैं किसी विषय पर, तो आप कोई भी आजकल इंटरनेट ऐप है उस पर जोड़ लीजिए, 1000 को एक साथ जोड़ लीजिए, वो 1000 लोग एक साथ दिखते रहेंगे मुझे, और आप जिस विषय पर कहेंगे, जिस विषय पर मेरी कैपेसिटी है बोलने की अथवा मेरी जानकारी है, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। और आपके 1000, 2000 जितने भी लोग गुजरात के, या 20 लोग, 50 लोग, जितने भी लोगों को आपको जोड़ना है, मेरे साथ बात कराइए। इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, तरीका बनाना पड़ेगा इंटरेक्शन का तो, लेकिन इन सब लोगों को लॉकडाउन के बीच में, लॉकडाउन के बाद, जब आप चाहें मैं उपलब्ध रहूंगा। लेकिन आप सब लोग केवल मुझे देख करके भूल मत जाना, जागरूकता की अलख लगातार जगाते रहना, ऐसा मेरा आग्रह है। और ये जब जागरूकता की अलख जगेगी तो देश का दृश्य बदलते देर नहीं लगेगी, ये मेरा मानना है। विशाल जी, सही बात है। आप नीलकंठ जयंती उनरा का एक सवाल है कि आप मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गुजरात में मुझे लगता है 100 के आसपास सरकारी विभाग होंगे, है ना? क्या 100 होंगे, 200 होंगे? सरकारी विभाग कितने होंगे गुजरात में? 100 से 200 होंगे मुझे लगता है, मोटा मोटा 200 मान लीजिए, अपन एक बार कल्पना कर लेते 200 होते हैं। और बड़े जो मीडिया संस्थान है 50 उनको मान लीजिए गुजरात में। हाँ, ठीक है, तो आप ये मानिए गुजरात में सरकारी विभाग 250 हो गए हैं, बस इतना ही फर्क है। आप मेरी बात को समझ गए लगते हैं ना? तो बस यही काम मीडिया कर रही है, क्योंकि ये सरकारी आंकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, सरकारों की कृपा पर काम करने वाले लोग हैं, इनको विज्ञापन सरकार देती है। तो आप ये समझ लीजिए गुजरात में अगर 200 सरकारी विभाग थे तो अब 250 सरकारी विभाग गुजरात में काम कर रहे हैं। तो मैंने, मुझे लगता है छोटी सी बात बहुत बड़ी बात कह दी है। सही बात है। और जो आपने बोला है कि 1000 लोगों को जोड़िए, और ये हम कुछ सोचकर कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो रूबरू सुनने में मजा है, मतलब जो इंटरेक्शन का, वो कुछ अलग है। वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। हाँ, लेकिन इसकी कुछ तैयारी करते हैं। और आपने बहुत अच्छा, आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा हमारा इंटरेक्शन रहा, तो आपका बहुत धन्यवाद।
और लास्ट में गुजरात के लोगों को मतलब जितने भी है 145 150 के आसपास लोग अभी भी 11:15 बजे अभी भी, और अगर हम 15 मिनट और रुके तो ये 200 पहुंच जाएंगे, क्योंकि 11:15 के बाद अभी लोग जागेंगे। तो 150 लोगों को अगर आप कुछ बोलना चाहे 2-5 मिनट का आपका लास्ट मैसेज, तो फाइनल। जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, गुजरात, राजस्थान और देश भर के लोग, मैं उन सब से यह आग्रह करता हूं कि आप अपने परिवार में से, अपने घर में से, अपने मोहल्ले में से, गांव में से, कस्बे में से, शहर में से ऐसे लोग निकालिए जो देश हित को रियल सेंस में जो जानते हों और उस हित में काम करने के लिए जागरूक करें। कागज और कलम का इस्तेमाल जो है ठीक ढंग से करें। इसके अलावा जो है ये अनजाना भय जो इन बेईमानों ने, नेताओं ने, अफसरों ने आपके और हमारे समाज को, जनता को दे दिया है, यानी गुलामी का दृश्य हम आज भी देख रहे हैं, वो आज देश आजाद होने के बाद भी, उस दृश्य से हम इन सबको बाहर निकालें। और ये जो युवा है, ये जो समाज के लोग हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके गांव, जिले, शहर, कस्बे, राज्य और देश में वो बदलाव दिखाएंगे जिसकी आप और हमने कल्पना की है। तो आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। और जो आप लोग इतनी, गुजरात में तो मैं पिछली बार जब सूरत आया तो रात को 12 बजे तक आप लोग मुझे सुन रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बड़ी परंपरा है, राजस्थान में तो ऐसा होता नहीं है। तो आप सब लोग देर रात्रि तक जागकर मुझे सुन रहे हैं, मुझे आपने झेला है, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। और ये हिंद की जय करने का काम जो है, किसी भी माध्यम से जो आपको ठीक लगे उस माध्यम से आप जारी रखिएगा, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और विशाल जी, मैं इस पूरी बातचीत के बाद पुनः जितने लोग दर्शक आए, जो थे या आगे देखेंगे इसको रिकॉर्ड होने के बाद में, उन सब लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर मुझसे कोई भूल से भी कोई चूक हो गई हो, अथवा मेरे शब्दों में कोई अहंकार झलकता हो, अथवा किसी को मैंने हर्ट किया हो थोड़ा सा भी, तो मैं हाथ जोड़कर उन सब से क्षमा मांगता हूं। 2-3 लोग ऐसा पूछ रहे हैं, एक लोग, कि हम जो आपने अब तक बोला है उनको अगर हम शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमारे पर कोई कार्यवाही नहीं होगी ना भाई? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, पहले मेरे पर होगी कार्रवाई और उसके बाद मेरे पर होने के बाद किसी पर होगी। और अगर मेरे पर नहीं कर पाएंगे तो ये किसी पर नहीं कर पाएंगे, आप चिंता नहीं करिए। और अपन ने जो जितनी बात की है, मैं हाईकोर्ट का वकील हूं, अतः मुझे पता है किस बात के बारे में क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कानून सम्मत क्या बोला जा सकता है। अतः आप चिंता नहीं करें, आप इसको शेयर करें, मुझे पुनः बुला लें जब आपकी इच्छा हो, तो अपन फिर से हिंद की जय करेंगे। ये मेरा मानना है। आपका एक लास्ट डायलॉग, वो चोर हमेशा कमजोर वाला कुछ। वो हमारे यहाँ जो मैं कहता हूँ हमारे प्रोग्राम में जो आया था ना, सूरत में जितने लोग, हाँ हाँ, वो 2-3 लोग बोल रहे हैं कि सर से बोलो वो डायलॉग अपना। देखिए, जब मैं सूरत आया था गुजरात के लोगों से, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे लोग पास लेकर के आए और हजारों लोग पास लेकर आए। मतलब आप लोगों ने बिना पास एंट्री नहीं दी उन लोगों को। और वो जो इतने सारे लोग वहां बैठे थे ना, वो मतलब रात को 12 बजे तक भी, और उनके चेहरे, जब मैं निकल रहा था सूरत से वहां कार्यक्रम से, तो सबके चेहरे पर उतना ही तेज था, उतना ही ऊर्जा थी कि पूछिए मत बात। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इनके मुंह में मुक्का डालो और एक बार चेक करो इनके मुंह में दांत है कि नहीं। ये इसलिए है कि इनके, ये चोर जो है हमेशा कमजोर होता है। आपने देखा, एक आईपीएस अफसर ने मेरे खिलाफ SC/ST का मुकदमा किया, SP है वो तो, और एक जिले का मालिक है, और मुकदमा किया, इसके बावजूद जो है मेरा मुकाबला नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो चोर था। और जो चोर यानी कमजोर, और जो चोर कमजोर होता है वो मुकाबला नहीं कर सकता। जो गलत काम करता है, अपराध करता है, भ्रष्टाचार करता है, वह व्यक्ति आप जैसे, हम जैसे किसी भी ईमानदार व्यक्ति का मुकाबला कतई पूरे जीवन में नहीं कर सकता। ये मेरा आप सब लोगों को पहले भी मैसेज था और आगे भी मैसेज रहेगा। विशाल जी। गोपाल भाई इटली अब तक हमें सुन रहे हैं, जिससे 1000 लोग यहाँ हम इसे उनको सुनते हैं पूरे दिन। वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप जब भी आओगे ज्यादा लोग सुनेंगे, और अब तक आपने जो भी कानून की जानकारी दी है उनसे और जिज्ञासा बढ़ेगी कि आपके पास कितना है और आपका अनुभव है, हम और जानना चाहेंगे। तो हम फिर से 25-50 लोग मिलके सबके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश एक बार करके मैं आपको वापस आपका समय दूंगा। ठीक है, तो मैं सदैव उपलब्ध हूँ, आप प्लान कर लीजिए, है ना? पक्का। ठीक है, धन्यवाद। आप विदा ले सकते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद। आप वंदे सब मातरम। लोगों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद। जय। તો આ રાજસ્થાનથી ગોવર્ધનસિંહ આપણી સાથે ચર્ચા કરી અને તમને બધાને મને એવું લાગ્યું કે થોડુંક મજા આવી હશે, કેમ કે સાહેબના અનુભવો પરથી બધું કહેતા હતા. તો લગભગ કાલે અથવા પરમ દિવસે ડૉક્ટર ચિંતન વૈષ્ણવ, લગભગ તમે 2 દિવસ પહેલાં સાંભળી ચૂક્યા છો, પણ મેં એને થોડાક નવા મુદ્દા સાથે બોલાવ્યા છે. ડૉક્ટર ચિંતન વૈષ્ણવ કાલે અથવા પરમ મંગળવારે આવે છે. ડૉક્ટર ચિંતન વૈષ્ણવ જે મામલતદાર છે અને ગુજરાત સરકાર તરફથી એમને બરતરફ કરવામાં આવ્યા, નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા છે એમના ખરાબ બિહેવિયરને કારણે. પણ એમનું ખરાબ બિહેવિયર શું હતું એ એના જ મોઢે જાણીશું અને એમના જ મુખેથી આપણે જાણવાનો લાવો લઈશું. તો આપણે मंगलवार पाछा 9:45 को हम वापस मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे 9:45 को. डॉक्टर चिंतन वैष्णव, एक्स मामलतदार, जिसने गुजरात में घणું બધું કર્યું છે એમને અને ખૂબ સારી ટૂંકી નોકરીમાં સારા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. તો અત્યાર સુધી 11:20 સુધી તમે બધાએ મને સાંભળો, સાહેબને સાંભળ્યા. હું તો ખાલી ઇન્ટરેક્શન કરતો હતો, મને તો કંઈ સાંભળવાનો હતો નહીં. ને ખૂબ બધાના પાસેથી આપણે થોડું નોલેજ લઈએ છીએ અને આ લોકડાઉન પૂરું થાય ત્યાં સુધી હું તમને હજી ઘણા લોકોને મળવાનો છું. એટલે આપ સૌ મારા પેજ સાથે જોડાઈ રહેજો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. મંગળવારે ફરીથી આપણે મળી રહ્યા છીએ ડૉક્ટર ચિંતન વૈષ્ણવ સાથે, એક્સ મામલતદાર ગુજરાત, જેને ક્લાસ 1 ઓફિસર હતા, જેને ગવર્મેન્ટે બરતરફ કર્યા છે નોકરીમાંથી. એમને આપણે ફરીથી સાંભળીશું એમના અનુભવો સાથે અને થોડીક પ્રેક્ટિકલ વાતો અને કાયદા સાથે. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.